अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके साथ प्रीवियस वीडियो का 5th पार्ट रीड कर रही हूँ। उम्मीद है आपको चारों प्रीवियस पार्ट अच्छे लगे होंगे और आपको स्टोरी अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये नॉवल अच्छा लगा हो, इसकी स्टोरी अच्छी लगी हो तो नॉवल को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है। इस नॉवल का जैनर है कज़िन मैरिज, सेकेंड मैरिज, सडन निकाह, हवेली बेस, रूड हीरो, केयरिंग हीरो, इनोसेंट हीरोइन, स्ट्रॉन्ग हीरोइन, मल्टी कपल्स। बहुत ही शानदार सा नॉवल है, रिकमेंडेड नॉवल है। अगर आपने मेरे चैनल का कोई भी सिंगल नॉवल देखा है तो मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि ये नॉवल लाजमी देखें क्योंकि आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाला है। चलिए अपना नॉवल स्टार्ट करते हैं। आप ये हवेली नहीं बेच सकती। वो सबसे पहले हवेली ही बेचना चाहती थी। क्या? मगर क्यों? उसके लहजे में ख़ासा एहतजाज था। क्योंकि इस हवेली के 3 मालिक हैं। अब आपके 2 हिस्से आपके पास हैं, इसीलिए आपका हिस्सा ज़्यादा है। मगर तीसरा मालिक शामिर बख्श चौधरी है, उसके इस पर दस्तखत नहीं है और इसकी इजाज़त के बगैर आप इस हवेली को क्या किसी भी चीज़ को नहीं बेच सकती। अपने वकील की बात सुन वो अपना सर पकड़कर बैठ गई थी। मगर आपने कहा था कि मेरा हिस्सा ज़्यादा है, फिर मैं क्यों नहीं बेच सकती? क्योंकि आपके दादा ने इसी शर्त पर साथ जायदाद का आपको मालिक बनाया है कि आप में डॉक्यूमेंट्स पढ़ा नहीं था क्या आपने इस बात को? कोई एक नहीं बेच सकता है कुछ भी। किसी भी चीज़ को बेचने के लिए चाहे वो ज़मीन हो, फैक्ट्री हो या हवेली, तीनों को हिस्सेदारों को दस्तखत और रजामंदी ज़रूरी है और इस पर सिर्फ 2 के हैं। आप शामिर बख्श चौधरी के दस्तखत ले आइए, फिर मैं हवेली आप हवेली बेच सकती हैं। वो वकील की बात सुन उसे गुमान हुआ जैसे उसके पाँव से ज़मीन निकल गई हो। उसे भागते हुए 3 से 4 दिन हो चुके थे। यकीनन अब तक तो पूरे गांव में खबर फैल चुकी होगी उसके भागने की। फिर अमन ने सबको बता दिया होगा कि उसने अपना हिस्सा उसके नाम कर दिया है और वो उसका हिस्सा लेकर भागी है। ऐसे में शामिर को किस पागल कुत्ते ने काटा है कि वो उसे अपने हिस्से की जायदाद का मालिक बनाए या हवेली बेचने के लिए दस्तखत करे। उसे अपने हाथ में मौजूद वो कागज़ सिर्फ खाक की मांद ही लगे थे। वो वापस भी अभी भी नहीं जा सकती थी। उसे पता था भागने वाली लड़कियों को बांदी बनाकर लिया जाता है और वो बांदी नहीं बनना चाहती थी, हरगिज़ नहीं। अपने साथ ज़्यादा पैसा लेकर नहीं भागी थी वो, और इस बात का अब शदीद पछतावा हो रहा था। किसी का कुछ बिगाड़ना तो कजा, वो तो अब खुद को बचाने की जंग लड़ रही थी। वो ज़्यादा कहीं पर रुक नहीं पाती थी क्योंकि इब्राहिम बख्श के आदमी उसके पीछे लग जाते थे। भागते भागते भी थक गई थी वो। अब पढ़ी लिखी ज़्यादा नहीं थी, इसीलिए कोई जॉब भी नहीं कर पा रही थी अच्छी सी। एक बार चाय की दुकान पर काम करने की कोशिश की थी लड़का बनकर, मगर माहौल सिर्फ लड़कियों के लिए नहीं अब लड़कों के लिए भी महफूज नहीं रहा है। ये बात उसने वहाँ जान ली थी कि वो बर्तन धो रही थी कि दुकान का मालिक आकर पीछे से पैंट उतारने की कोशिश करने लगा था। वो बहुत खौफजदा हो गई। मैं लड़का हूँ, उसने फ़ौरन धक्का देते हुए कहा था। पता है, तभी तो दिल और मचल रहा है। उसने खुद को संभालते हुए अपने खुले हुए गिरेबान में हाथ डाला, सीने पर हाथ मसलते हुए खबासत से उसके जानिब देखा था। शर्म करो साहब, बेटी की उम्र कहो तुम्हारी? वो अपनी आवाज़ को भारी करते हुए चीखी। मगर बेटा तो नहीं है ना, अब ज़्यादा नखरे न कर, चल अंदर आ जा, ज़्यादा पैसे दूंगा। उसकी बात सुनने की ही लगा कि उसके जिस्म से जान ही निकल गई थी। वो फ़ौरन ही बर्तन फेंक कर भागने लगी कि पीछे से दुकानदार ने फिर पकड़ लिया था। कहाँ भागता है, चल अंदर आ। उस दुकानदार ने छुरी निकाल कर जूनी की गर्दन पर रख दी थी। ये तो शुक्र है कि उसने अपने मामू को कराटे सीख रखी थी। एक लम्हे में ही उसने दुकानदार का हाथ अपनी गर्दन से हटाकर उसके कमर के पीछे ले जाकर मोड़ दिया था। दर्द की शिद्दत से वो चीखने लगा था। कमीने, वो दांत पीसते हुए बोली, और अगले ही लम्हे वो धक्का देकर जाने लगी कि अचानक उसने पीछे से आकर छुरी से वार करना चाहा, मगर वो बर वक्त मुड़ गई थी। वो अंधाधुंध छुरी के वार कर रहा था जब एक चेहरे पर और एक पेट के मुकाम पर लगा था। वो जख्मी हो गई थी। उसने गुस्से से उसकी छुरी वाला हाथ पकड़ लिया था और अगले ही लम्हे छुरी उसके हाथ से छीनकर उसने नस काट दी और तेज़ी से वहाँ से भाग गई थी। माना इस बात को 1 साल से ज़्यादा गुजर गया था, मगर ठीक तरह से उसका इलाज नहीं करवा पाई थी वो। फिर रहा सहा ठेले से दोबारा पेट के मुकाम पर ही लग गई थी, जिसका सबब अब शदीद तकलीफ़ हो रही थी। मगर वो और लड़कियों की तरह बैठकर रो नहीं रही थी, बस खामोश थी। जैसे इस तकलीफ़ वो अपनी ज़िंदगी में आने वाली तमाम मुसीबतों और परेशानियों को अपनी सज़ा मान बैठी हो। अमन को धोखा देने की, बहुत बुरा करा उसके साथ, उसके दिल से खेलने की और उस सच्ची मोहब्बत को अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करने की वो शदीद पछता रही थी। इसे वो लम्हा आज भी आंखों में घूमता हुआ दिखाई देता था जब वो मस्जिद के सामने खड़ा वो वहीं थी, उसे देख रही थी, उसकी बेसब्री देख रही थी। काश, जिद करोड़ काश इस पल अपने दिल को मान लेती तो आज शायद इन हालातों में ना होती, बल्कि यकीनन ना होती। ये सब अपने हाथों के करतूत थे उसके नज़दीक। अमन कहता था उसे, ये सब ना करो, बाद में बहुत पछताओगी, मुझे खो दोगी, और आज उसे खो दिया था।
और वो वाकई पछता भी रही थी, मगर अब पछतावे से के सिवा बचा ही क्या था। हवेली के शहजादे के पास आज वो चाह कर भी वापस नहीं जा सकती थी। अगर जाती भी तो उसे यकीन था बीवी नहीं बनाएगा वो अपनी। हाँ, कनीज़ ज़रूर बन सकती थी। भागी हुई लड़कियां कनीज़ ही बना करती हैं उनके गांव में, और कनीज़ का स्टेटस उसके नज़दीक हराम था। एक हराम की ज़िंदगी गुजारना नहीं चाहती थी वो, ख़ास तौर पर उस शख्स के साथ जिसकी बीवी बनने के ख्वाब देखने लगी थी उसकी आंखें। इंसान बदला लेने के चक्कर में अपनी पूरी ज़िंदगी लगा देता है और आखिरी कुछ भी हाथ नहीं आता है, हत्ता कि सुकून भी नहीं। हाँ, लेकिन अपनों को तकलीफ़ ज़रूर पहुंचा बैठता है उसका इस सफ़र में, जैसे वो पहुंचा बैठी थी हवेली में। जैसे भी हालात में रहती थी, कम से कम अपनी माँ को तो देख पाती थी। अब तो 2 साल गुजर गए थे, उनका चेहरा भी नहीं देखा था। वो यूं ही गीली रेत पर लेट गई थी। हट की सफाई कर रहा है, जूनी साहब आया है, अपनी हट की सफाई करवा रहा है। मैं जा रही हूँ, तू चलेगी? आधा आधा कर लेंगे। महरीन के कहते ही उसने आंखें खोलकर देखा था। माना उसकी तकलीफ़ हो रही थी, मगर पैसे कमाने का मौका वो हाथ से जाने नहीं देना चाहती थी, इसीलिए फ़ौरन ही उठ गई। महरीन बलूचिस्तान से आई थी अपने ख़ानदान के साथ। इस साहिल समंदर पर बने तमाम हट का ठेका उसी के बाप के पास था। हट जो बिके हुए थे उनके मालिक सालों में यहाँ पर घूमने आया करते थे कि पहले हट की सफाई करवाते थे। वो जब भी आते उसको वो अलग से पैसे देते थे। महरीन कामचोर थी, इसीलिए वो जोनी को अपने साथ ले जाती। सारी सफाई जोनी किया करती थी, मगर पैसे भी फिर भी आधे आधे दोनों के तकसीम होते थे। जोनी वाकिफ़ थी अगर वो महरीन से बिगाड़ेगी तो उसका बाप उसे यहाँ पर रहने नहीं देगा फिर, इसीलिए वो खामोशी से सारे काम कर दिया करती थी, वो भी आधी कीमत पर। आज उसे सफाई करने में मुश्किल पेश आ रही थी, ख़ास तौर पर झाड़ू पोछा करते वक्त, मगर फिर भी वो अपना हाथ नहीं रोक रही थी। ये पैसे इसके लिए बहुत ज़रूरी थे, वरना फिर चोरी करके खाना पड़ता। उसने सोचा कुछ पैसे बचा कर दवाई भी खरीद लेगी ताकि ये दर्द कुछ कम हो सके। वो भूख से निराल हालत में एक मॉल के पास से गुजर रही थी कि उसने अपने बराबर से गाड़ी गुजरती देखी। गाड़ी में बैठे शख्स को देखते ही उसकी आंखें हैरत से फटी थीं। उसे लगा ख्वाब देख रही है कोई। वो फ़ौरन ही उस महरून कार में पीछे भागी थी। कार मॉल की पार्किंग में रुकी थी और वो हसीन नौजवान जो काले रंग के कुर्ते शलवार में मलबूस था कार से उतरा था। अमन। उसकी आंखों में पहली बार 2 सालों में आंसू भर आए थे। उसने अमन को देख लिया था, मगर वो इतनी दूर खड़ी थी कि अमन पर उसका ध्यान तक न गया था। वो अपनी दुनिया में मगरूर अंदाज में चलता हुआ मॉल में दाखिल हो गया था। वो मॉल में रोज़ मामूली की तरह अपने घर का सामान लेता फिर रहा था, इस बात से बेखबर कि कोई उस पर नज़र रखे हुए है। वो कुकिंग ऑयल उठा रहा था जब उसे महसूस हुआ कि कोई उसे देख रहा है। उसने तेज़ी से पलट कर देखा, मगर उससे पहले कि अमन उसे देख पाता, जूनी पीछे की जानिब छिप गई थी। अभी वो कोल्ड ड्रिंक के सेशन में गया ही था, कुछ कोल्ड ड्रिंक उठाने के लिए, कि जूनी दानस्तन तौर पर उसके बराबर से गुजरी थी और हल्का सा उसके कंधे से अपना कंधा टकराती हुई निकली थी। देख कर चलो, उसने बगैर पीछे मुड़ने की जहमत किए दांत पीसते हुए कहा और आगे बढ़ गया था। जूनी बड़ी हसरत से उसे देखते हुए वहाँ से चुपचाप चली गई। अमन अपना सामान लेकर जब गाड़ी में वापस आया तो पैसेंजर सीट खोलते ही उसकी आंखें हैरत से फैली थीं। सॉरी, बहुत भूख लगी थी, इसीलिए बर्दाश्त नहीं हो रही थी। सारे नहीं खाए हैं मैंने, सिर्फ 2-3 ही खाए हैं। तुम खाओगे? उजड़े हुए बाल, गिरदालू चेहरा, धूप छाँव में फिरने के सबब सनोली व सुर्ख रंगत पर आ गया था। गंदे कपड़े और उस फकीरनी जैसे होली में बैठकर वो क्या केला खाती हुई दुनिया की कोई और ही मखलूक लग रही थी। आया फिर वो नज़र ऐसे, बात छिड़ने लगी फिर से, आँखों में चुभता कल का धुआं। हाल तेरा न हमसा है, इस खुशी में कोई कम सा है। बसने लगा फिर कोई वो जहाँ दूर जिससे गए थे निकल, फिर ये दौड़ दूने कर दी जिसे पहल। लम्हा बीता हुआ दुख देता रहा, ख्वाह बेवजह ख्वाब बुनता रहा, तूने जो न कहा मैं वो सुनता रहा। उसे 2 सानियों के लिए मबहूत हो गया था। उसे नहीं लगा था वो फिर कभी ज़िंदगी में जूनी को देख सकेगा। हर चीज़ जैसे थम गई थी। उसे अपने कानों में सिवाय दिल धड़कने की आवाज़ के और दूर दूर तक कोई आवाज़ महसूस नहीं हो रही थी। अमन। उसे यूँ मंजमंद खड़ा देख जूनी के समझ न आया कि क्या करे, इसीलिए आहिस्ते से आवाज़ दी थी, गेट आउट। वो जैसे अपने हवासों में लौटा था, अगले ही पल सर्द लहजे में साथ दहाड़ा था। केले ले जाऊँ साथ? 2 ही खाए हैं सिर्फ, वो निहायत मासूमियत भरे चेहरा बनाए हुए बोली थी। अमन का आज उसका जवाब सुन चेहरा देखकर रह गया था। सारे ले जाओ, मगर निकलो मेरी गाड़ी से, वो तेज़ी से दांत पीसते हुए बोला था। 1 मिनट, तुम गाड़ी में आई कैसे? अगले ही पल जैसे उसका दिमाग काम किया, उसने फ़ौरन ही अपनी शलवार की जेब पर हाथ मारा। ये ढूंढ रहे हो?
जूनी ने निहायत मासूमियत के साथ अपने हाथ में चाबी देखते हुए कहा था। ये तुम्हारे पास कैसे आई? वो खासा हैरान होकर पूछ रहा था, जबकि मुकाबिल उसकी बात सुन दांतों की नुमाइश करके मुस्कुरा दी थी। वो मॉल में अमन से टकराई ही चाबी निकालने के लिए थी। उसकी गाड़ी में रखे केले देख लिए थे उसने। उसे कोई दिलचस्पी नहीं थी कि वो कराची में कैसे आया, इतनी मामूली सी गाड़ी में क्या कर रहा है, मॉल से घर का सामान क्यों खरीद रहा था। बस दिलचस्पी थी तो इन केलों में, जिन्हें वो मुंह भर के खाने में मगन थी। चाबी दो इधर और निकलो मेरी गाड़ी से। चाबी उसके हाथ से छीनते हुए वो झुंझलाकर बोला था। वो सारे केले अपने हाथों में भरकर गाड़ी से उतरी थी। ये क्या था? जूनी की हालत देख वो उलझा हुआ था। अपनी पेशानी मसलते हुए एक गहरा सांस भर कर गोया हुआ था। फिर सर झटक कर गाड़ी में बैठा, गाड़ी स्टार्ट की और भगाता हुआ अपने घर पहुंचा था। अभी वो अपने घर का दरवाज़ा चाबी से खोल ही रहा था कि पीछे रिक्शा आकर रुका। रिक्शा के खटर खटर करती आवाज़ इस कदर ज़ोरदार थी कि उसने पलट कर देखा था। बाजी पैसे? वो लड़की रिक्शा से फ़ौरन उतर कर उसके पास आने लगी थी कि रिक्शा वाला पीछे से बोला था, देती हूँ रुको। फिर वो अमन की जानिब मतवज्जह हुई। अमन पैसे देना, रिक्शा वाले को देने हैं। जूनी ने उसके आगे हाथ फैलाकर तेज़ी से कहा, जबकि वो हक्का बक्का होकर उसे तक रहा था। वो तो इतने हक से पैसे मांग रही थी जैसे रखवा कर गई हो उसके पास। जुनैशा बख्श चौधरी, मेरे यूं पीछे आने का मतलब? वो दबे दबे गुस्से के साथ आहिस्ते से पूछ रहा था। वो नहीं चाहता था कि कोई तमाशा हो और गली वाले देखें। वो आज जू नहीं कह रहा था, जैसे आदि था कहने का। दुनिया उसे प्यार से जूनी बुलाती थी, मगर वो जू, क्योंकि उसके नज़दीक उस लड़की के तमाम जानवरों वाली खसूसियातें थीं। इंसानों वाली तो कोई खसूसियात तो दूर दूर तक पाई ही नहीं जाती थी। मगर आज जब वो उसका पूरा नाम ले रहा था तो यूं लगा जैसे पराया कर रहा हो। कोई अपनायत नहीं थी लहजे में, जबकि 2 साल बाद मिल रहे थे। तुम्हारे पास ना आऊँ तो और कहाँ जाऊँ? वो बेचारगी से बोली थी। शट अप, अपना ये नया ड्रामा बंद करो और निकलो यहाँ से। चलो शाबाश। उसने बाजू पकड़कर रिक्शा की जानिब मोड़ते हुए बरहमी से बोला था। मैं सच बोल रही हूँ, यकीन करो मेरा। वो अपनी बात पर यकीन दिलाने की कोशिश करने लगी, मगर आज अमन ने उसकी एक न सुनी और वापस रिक्शा में बैठा दिया था। ये लो पैसे, और जहाँ से इन मोहतरमा को उठा के लाए हो वहीं फेंकाओ। वो रिक्शा वाले के हाथ में पैसे पकड़ाकर एक एक लफ्ज़ चबा चबा कर बोला था। भाईजान आप आ गए। अभी वो रिक्शा वाले को पैसे पकड़ाकर मुड़ी ही थी कि घर का दरवाज़ा अंदर से खुला और एक प्यारी सी लड़की मुस्कुराते हुए उसके जानिब देख कर पूछने लगी, आफिया? जूनी एक लड़की को देखते ही ज़ेरे लब बड़बड़ाई थी, जबकि अमन घबरा गया था। वो फ़ौरन ही आफिया की जानिब लपका। कितनी बार कहा है कि दरवाजे पर मत आया करो। वो खासा गुस्सैले लहजे में गोया हुआ था। माफ़ कीजिएगा भाईजान। वो ज़बान दांतों में दबाती माफ़ी मांगकर फ़ौरन ही अंदर भाग गई थी। उसके जाते ही वो मुड़ा तो रिक्शा वाला जा चुका था। वो अपने दोनों होंठ एक दूसरे में सख्ती से भींचकर गाड़ी से सामान निकालकर घर में दाखिल हुआ। अभी घर में दाखिल हुआ ही था कि इसे धड़ाम से किसी के गिरने की आवाज़ आई। उसने देखा तो वो जूनी थी, जो दीवार पर चढ़कर उसके घर के सहन में कूदी थी। इतनी ऊंची दीवार बनाने की क्या ज़रूरत थी? देखो, इतनी ज़ोर से लग गई मेरे। वो मुंह के बल गिरी थी, जिसके सबब उसके होंठ व नाखून से खून निकल रहा था। अपने होठों पर हाथ की पुष्ट रगड़कर बेदर्दी से साफ करती वो अपने पेट के मुकाम पर हाथ रखकर उठी थी। उसके पेट के मुकाम पर शदीद दर्द की लहरें उठ रही थीं, जिन्हें वो बर्दाश्त करती मुंह बसोर शिकवे भरे लहजे में अमन की जानिब देखकर बोली थी। अमन उसे देखता ही रह गया था। वो सख्त हैरानगी व परेशानी के आलम में कभी उसे देखता तो कभी अपने सहन की ऊंची दीवारों को। वो लड़की आखिर भला क्या थी? उसके गिरने की धमक सुन आफिया तेज़ी से किचन से निकलकर आई थी। क्या हुआ भाईजान? उसने पहले अपने भाई को देखा और फिर उसकी निगाह फर्श पर पेट पकड़े बैठी लड़की पर गई थी। हाय, ये फ़कीरनी कैसे आ गई अंदर? आफिया की हकारत व हैरानगी से कहते जूनी के कान खड़े हुए थे। माना उसका हाल बहुत बुरा था, मगर इतना भी नहीं कि आफिया उसे पहचान न सके। वो उसे फ़कीरनी कैसे बुला सकती थी? आफिया क्या हो गया है यार, मैं जूनी हूँ। वो तेज़ी से खड़े होते हुए बोली थी। कौन जूनी? आफिया उसके करीब आने पर तेज़ी से एक कदम पीछे हो हटकर उलझ कर पूछ रही थी। जुनैशा बख्श चौधरी, बहुत हो गया, अब निकलो यहाँ से चुपचाप, वरना उठाकर तुम्हें बाहर फेंक दूंगा। जूनी को आफिया की जानिब पड़ता देख अमन तेज़ी से बीच में आकर उसका नाजुक बाजू पकड़कर झंझोड़ते हुए दांत पीसकर वार्निंग अमीज़ लहजे में बोला था। भाईजान कौन है ये? क्या ये फ़कीरनी नहीं है? जब आफिया ने अमन को उस लड़की का नाम लेते हुए देखा था तो फ़ौरन ही तजस्सुस से पूछने लगी थी। जूनी आफिया को उलझकर देख रही थी। आखिर वो उसे पहचान क्यों नहीं रही और वो अमन को बार बार भाईजान क्यों बुला रही थी? आफिया, मैं जुनैशा बख। अभी जूनी कुछ उसके जानिब देखकर बोल ही रही थी कि अमन उसका बाजू पकड़कर बाहर की जानिब खींचता हुआ जाने लगा था। मेरी बात कान खोलकर सुन लो जुनैशा बख्श चौधरी, अगर आफिया के बारे में किसी को कानो कान खबर हुई,
हवेली में तो तुम्हारी जान निकाल लूँगा, समझी। वो उसे दरवाजे तक खींच लाया था। दरवाज़ा खोलकर उसे बाहर धक्का देते धमकी आमेज लहजे में कहा था, माना उसकी आवाज़ आहिस्ता थी मगर लहजा निहायत सख्त। वो उसके मुंह पर दरवाज़ा बंद करके चला गया था। जूनी उलझ कर रह गई। चल क्या रहा था आखिर? वो हवेली वालों को कैसे कुछ बता सकती थी कि अमन नहीं जानता था कि वो भागी हुई है, और उसे भागे हुए भी 2 साल गुजर चुके हैं। फिर आफिया, उसे क्या हुआ है? वो उसे पहचान क्यों नहीं रही थी? फिर अमन किस मुतालिक बात कर रहा था? सवालात ही सवालात थे, जवाब कहीं ना था। उसके अंदर अब हिम्मत नहीं थी कि दोबारा दीवार चढ़े, इसीलिए दरवाजे से थोड़ा दूर हटकर चबूतरे पर ही बैठ गई थी। भाईजान, वो कौन थी? कोई भी नहीं, पागल है। मैं सामान ले आया हूँ, तुम खाना पका लो, जब तक मैं कल का लेक्चर तैयार कर लेता हूँ। वो कहकर अपने कमरे की जानिब बढ़ गया था। एक मंजिला बना हुआ सादा सा छोटा सा घर था उसका। अपने कमरे में आते ही उसने गहरा सांस लिया। वो अपना दिमाग काम में लगा रहा था। कुछ घंटे गुजरे तो आफिया खाना लेकर कमरे में आई थी। चले भाईजान, जल्दी से आ जाए, खाना खा लें पहले, फिर मैं भी अपने टेस्ट की तैयारी करूँगी। वैसे आप ज़्यादा मुश्किल टेस्ट तो नहीं लेने वाले ना? खाने से सजी ट्रे बेड पर रखकर उसके जानिब आई थी। उसकी फ़ाइल में झांकने की कोशिश करते हुए वो नरमी से पूछने लगी थी। आफिया को अपनी फ़ाइल में झांकता देख अमन ने फ़ौरन ही फ़ाइल बंद कर दी थी। चीटिंग नॉट अलाउ। मगर मैं तो आपकी बहन हूँ ना, वो खासा मासूमियत से बोली थी। फिर भी नहीं। लो, फिर आपके टीचर होने का क्या फ़ायदा मुझे? वो मुंह बसोर कर कहती वापस खाने की जानिब आ गई थी, जिस पर वो मुस्कुरा दिया था। खाना खाने के बाद वो वापस अपने काम में लगा। भाईजान, बारिश हो रही है। वाओ। आफिया उसे बताकर फ़ौरन ही सहन की जानिब भागी थी। अमन उसकी बात सुनकर मुस्कुरा दिया। बारिश को देख वो बच्चों की तरह खुश हो जाया करती थी। अचानक उसके जहन में जूनी का ख्याल आया, मगर अगले ही लम्हे ये सोचकर झटक दिया कि वो तो कब की जा चुकी होगी। बारिश काफ़ी देर तक होती रही। जूनी बाहर बैठकर बारिश में भीग रही थी। पहले कभी बारिश पसंद थी उसे, अब तो बारिश को देखते ही वो परेशान हो जाया करती थी। वो खुद में ही समेट कर बैठ गई और बारिश में भीगती रही। और क्या करती भला? बारिश तो रुक गई थी, मगर गीले कपड़ों के सबब अब उसे सर्दी लगने लगी थी। वो सोने के लिए बिस्तर पर लेटा तो करवटें ही बदलता रहा था। नींद न आई। अजीब सी बेचैनी दिल में मुब्तला पा रहा था। जैसे तैसे करके रात गुजर गई थी। सुबह वो रोज़ मामूल की तरह दूध लेने के लिए घर से निकला। घर से निकलते ही उसकी निगाह अपने चबूतरे पर समेट कर लेटी हुई लड़की पर गई थी। वो एक लम्हे के लिए साकत हुआ। जू। खासा हैरानगी के आलम में उसके नाम पुकारा था। अगले ही पल वो तेज़ी से उसके करीब आया। हवा चलने के सबब उसके कपड़े सूख गए थे, मगर बाल अभी भी थोड़े गीले थे। जुनैशा, जुनैशा, उसका नाम पुकारा, मगर उसने आंखें ना खोली तो उसने परेशान होकर हल्का सा उसका रुखसार पर हाथ रखा, थपथपाने की नीयत से। मगर हाथ रखने की देर थी, फ़कत उसे लगा उसने भट्टे को छुआ हो। वो बुखार में तप रही थी बुरी तरह। उसे लगता था 2 साल में इतना सख्त दिल तो हो गया है कि अगर उसे देखेगा तो यूं ही गुजर जाएगा। मगर ये सिर्फ सोच ही थी। वो लड़की दिल के किसी हद तक गहराई में उतरी हुई थी। उसे शायद इससे खुद भी अंदाज़ा नहीं था। उसने फ़ौरन ही उसे बाहों में भरकर उठाया और अपने घर में ले आया था। वो उसके तपते वजूद को बाहों में लेकर अपने कमरे में लाया। जुनैशा, जुनैशा, आंखें खोलो। अमन बार बार उसका नाम पुकार रहा था। जू, जू। उसकी आँख ना खुलता देखो घबराकर तेज़ी से उसके लिए पानी की पट्टियाँ लेने जाने लगा था, इस नियत से कि उसका बुखार उतरने के लिए सर पट्टियाँ रखेगा। अभी वो उस इरादे से मुड़ा ही था कि उसका हाथ नरमी से किसी ने अपनी गिरफ्त में लिया था। जब इतनी फ़िक्र करते हो, बाहर क्यों निकाला था? तो वो रोतू सा मुँह बनाकर पूछ रही थी। उसकी बिलोरी आंखें शदीद बुखार के सबब नशीली व झुकी झुकी सी हो रही थीं। वो एक लम्हे के लिए उन्हें देखता रहा और फिर बहुत से अपने उल्टे हाथ से आहिस्तेगी से अपने उल्टे हाथ से जूनी का हाथ अपने सीधे हाथ से हटाया। चाहता तो झाड़ देता, झटक कर चला जाता, मगर कर ना सका। वापस आया तो मुस्कुरा रही थी। वो मुस्कुराहट बहुत मायनेखेज थी, जैसे कह रही हो, क्यों, क्या हुआ अमन बख्श चौधरी? खुद को रोक नहीं पा रहे मेरी फ़िक्र करने से? मगर मुकाबिल नज़रअंदाज कर गया। अपने टेबल के पास रखी चेयर खिसका कर बैठ के पास लाया था। जूनी की निगाहें उसके खूबसूरत वजूद पर टिकी थीं। वो चेयर पर बैठकर उसके सर पर पानी की पट्टियाँ करने लगा था। उसकी आंखें जल रही थीं। गुमान हो रहा था मनो बोझ रखा हो उन पर। आंखों इस बोझ के सबब बंद होने लगी थीं। सब कुछ लम्हे में गुजरते वो सो गई थी। अमन की निगाहों के उसके जूतों पर गईं। उसने उठकर उसके पाँव से जूते उतारे, तब उसकी निगाहें उस खूबसूरत पाँव पर गई थीं। ये कौन कर सकता है? जूनी के पाँवों पर सिगरेट से जलाए गए निशान थे। माना हवेली में उस पर जुल्म नहीं ढाए जाते थे, कम जुल्म नहीं ढाए जाते थे, मगर सिगरेट से जलाना ये हद पार करना था। न जाने कितनी ही देर वो उसके पाँव पर सिगरेट के जले निशानों को रंजीदगी से तकता रहा।
उसके खूबसूरत दूधिया पाँव पर वो किसी दाग की तरह नुमाया थे। भाईजान, आप अभी तक दूध नहीं लाए? वो कॉलेज जाने के लिए बिल्कुल तैयार होकर अमन के कमरे में आई थी। अभी वो पूछ ही रही थी कि अमन से कि उसकी निगाहें तेज़ी से बेड पर लेटी जूनी पर गई थी। ये लड़की फिर से? वो इस बार तो हद ही पार कर दी है, डायरेक्ट आपके कमरे में आ गई। आफिया का लहजा खासा हैरानगी भरा था। बुखार हो रहा है इसे, इसीलिए मैं ही अंदर लाया हूँ, वो लचकदार अंदाज में गोया हुआ। ओह, अगर इसे बुखार हो रहा है तो चादर तो उड़ा दें इसे, बेचारी को सर्दी लग रही होगी। आफिया तेज़ी से बोली थी। नहीं, एसी की आदत है इसे, मुझे नहीं लगता इसे सर्दी लग रही होगी। जूनी का बुखार उतर रहा था, जिसकी वजह से उसे पसीने आ रहे थे, जिन्हें अमन हर कुछ देर बाद टॉवेल से साफ करता था। आपको कैसे पता? आफिया ने खासा हैरान होकर इस्तफसार किया था। वो उलझ गई थी कि उसका भाई कैसे जानता है वो फ़कीरनी है, एसी में रहने वालों में से है, और फिर भला फ़कीरनियाँ कब से एसी में रहने लगी। तुम इसका ख्याल रखो, मैं नाश्ते के लिए सामान लेकर आता हूँ, दवाइयाँ भी लेता आऊँगा मेडिकल से। ओके भाईजान, आफिया का सवाल गुल करते अशलत से कहता हुआ कमरे से निकल गया था। पानी पानी, रुको। जूनी को अपने गले में कांटे पड़ते हुए महसूस हुए थे। वो पानी मांगने लगी। अभी लाती हूँ, रुको। आफिया पानी लाने की नीयत से किचन की जानिब लपकी। आफिया पानी का गिलास भरकर लाई और उसे सहारा देकर उठाकर बैठाया, फिर पानी का गिलास उसके मुंह से लगा दिया। वो पानी का एक घूंट गले में उतार कर वापस लेटने लगी। आफिया ने उसे लिटा दिया। अमन उसकी दवाइयाँ ले आया था। तुम नाश्ता करके अंबर के साथ कॉलेज चली जाओ, मैं आज का ऑफ ले रहा हूँ, अमन ने उसके हाथ में सामान का शॉपर पकड़ाते नरमी से कहा था। ओके भाईजान, अपना ख्याल रखिएगा, और इस पर नज़र भी। नज़र क्यों? वो उलझकर फ़कीरनी है, कुछ चुरा कर भाग गई तो? आफिया ने अपना खदशा जाहिर किया तो मुकाबिल दिल जले अंदाज में मुस्कुरा दिया था। दिल के सुकून से लेकर रातों की नींद तक सब ही कुछ तो चुरा चुकी थी वो, अब और क्या चुराना बाकी रह गया था। आफिया के जाते ही वो उसे दवाइयाँ खिलाने लगा। अपने हाथ से उसे हथेली पर दवाई रखी, बामुश्किल ही आंखें खोलकर उसे देख रही थी। लेटे लेटे कैसे खाओगी, पहले उठो तो सही। जूनी के कहते ही पहले उठाओ तो सही। जूनी के कहते ही वो आड़े तिरछे मुंह बनाने लगा था, जैसे अपनी उकताहट का इजहार कर रहा हो। फिर बेदिली से करीब आकर उसे सहारा देकर बिठाया। चलो दवाई खाओ। मेरी कुछ दिनों पहले भी तबीयत ख़राब हुई थी, तो पता है डॉक्टर ने क्या कहा था? उसने अमन को देख संजीदगी से बताया था। क्या कहा था? खासा फिक्रमंदी से उसने दवाइयाँ मुंह में रखीं और अमन ने उसका ज़ख्मी लबों से पानी का गिलास लगा दिया था। दवाई पीते ही वो गंभीर लहजे में बोली, डॉक्टर ने कहा कि मैं बहुत कमज़ोर हो गई हूँ, बहुत ज़्यादा, और मुझे अपनी जान बनाने की सख्त ज़रूरत है। अमन बहुत संजीदगी से उसकी बातें सुन रहा था कि अगले ही लम्हे वो तेज़ी से दुनिया जहान की मासूमियत चेहरे पर लाए हुए बोली थी, तो क्या आप मेरी जान बनेंगे? उसका यूँ अचानक प्रपोज़ल सुनते ही अमन को धांस लगी थी, मारी शौक के, जबकि वो उसका रिएक्शन देख खासा महसूस हुई थी। जुनैशा बख्श चौधरी, अगर इस तरह का एक और फिजूल मजाक भी किया ना तुमने, तो यकीन जानो अपने हाथों से तुम्हें इसी हालत में उठाकर बाहर फेंकाऊंगा। इसीलिए चुपचाप लेट जाओ वापस। अपनी खांसी पर बामुश्किल कंट्रोल कर। वो सुर्खी चेहरा लिए उसकी जानिब देखकर धमके आमीज़ लहजे में गोया हुआ तो जूनी सीधी होकर फ़ौरन लेट गई। इस बात से बेखबर के मुकाबिल का दिल हल्का सा रख दिया है उसने, हिलाकर रख दिया है उसने। लेटी रहो, मुझे बताओ कुछ चाहिए? वो सो चुकी थी दवाइयों के ज़ेर असर, तो अमन वहीं अपना रजिस्टर लेकर बैठ गया था। तकरीबन 1 घंटे बाद उसकी आंख फिर खुली थी। वो उठने लगी तो अमन ने तेज़ी से गोया हुआ था, हाँ अपना काला बिल्ला। उसका जवाब सुनते ही अमन ने अपना सर कोफ से झटका था। शट अप, खासा नरूठे लहजे में कहा था। तुम कब तक नाराज़ रहने वाले हो काले बिल्ले? वो मासूमाना चेहरा बनाए इस्तफसार करने लगी थी। इतनी जाहिल तो नहीं हो तुम कि शटअप का मतलब ना समझ आए? वो गुर्रा कर जिद करने वाले अंदाज में बोला था। इतने भी अंधे नहीं हो तुम कि मेरी हालत नज़र ना आए? उसने जितने नरूटेपन से कहा था मुकाबिल उतने ही शिकवे भरे लहजे में बोली थी। कुछ चाहिए हो तो आवाज़ लगा देना। वो अपना हाथ में पकड़ा रजिस्टर टेबल पर पटकते हुए खड़े होकर बरहमी से गोया हुआ। बताया तो है, काला बिल्ला चाहिए मुझे अपना। वो फिर मासूमाना तर्ज में अपनी बात पर जोर देते हुए बोली थी। जुनैशा बख्श, अगर अब तुमने एक बार और बकवास की ना तो मैं तुम्हें उठाकर बाहर फेंकाऊंगा। मगर अभी वो एहतजाजन बोलने ही लगी थी कि अमन लाल पीला होकर बोला, तुम ऐसा नहीं मानोगी। वो फ़ौरन ही दराज की जानिब लपका। जूनी ने देखा वो अपना हाथ में लाल रंग का टेप लेकर लौटा है। काले बिल्ले, एहतजाजन वो चीखना चाहती थी कि मुकाबिल ने तेज़ी से उसके ज़ख्मी सुर्ख होठों पर अपनी शहादत की उंगली रखी। ये टेप लगा रहा हूँ, अगर ये हटाए ना जुनैशा बख्श
तो मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा, समझी। उसकी बिलेरी आंखों में झांकते हुए एक एक लफ्ज़ जताते हुए अदा किया था। उसकी उंगली का सर्द लम्स जूनी के दिल की स्पीड बढ़ा गया था। जूनी उसका खूबसूरत चेहरा देखते हुए आंखों को अज़बात में झुकाने लगी। इस पल अमन की निगाहों उसके होठों के किनारे पर गई थी जो ज़ख्मी थे। उसे खोपरू नौजवान को उसका सहन की दीवार को कूदना याद आया था। उसने देखा था कि खून निकल रहा है जिससे वो लड़की बेदर्दी से रगड़ गई थी। अमन ने आहिस्तेगी से अपने अंगूठे को ज़ख्मी हिस्से पर रगड़ा, इस बात की परवाह किए बगैर कि मुकाबिल का क्या हाल हुआ होगा इस अमल पर। उसे ज़ख्मी हिस्से पर खुरंड आ गई थी। अब अमन आहिस्तेगी से उसे रगड़कर हटाने की कोशिश कर रहा था, जबकि दूसरे जानिब जूनी का दिल ज़ोर शोर से धड़क रहा था। आंखें उबल कर बाहर आने को थीं। वो सांस तक नहीं ले पा रही थी अमन की कुर्बत में। अमन को एहसास नहीं हुआ था कि वो उस पर काफ़ी झुक गया था। मैं इस पर तेल लगा देता हूँ, फिर हट जाएगा। वो टेप उसके पास रखकर तेल लेने गया था। इसके जाते ही जूनी ने एक काफ़ी लंबा गहरा सांस भरा था, फिर फुर्ती से टेप उठाकर अपने तकिए के नीचे छुपा दिया। वो हसीन लड़का हल्का सा तेल लेकर शीशी से हाथ में निकालकर उसे अपनी शहादत की उंगली पर डिप कर जूनी के होठों के किनारे पर लगे ज़ख्म पर तेल लगाने लगा था। जूनी फिर सांस रोककर उसके खूबसूरत चेहरा देख रही थी। बज़ाहिर वो हैंडसम नौजवान बहुत नॉर्मल नज़र आ रहा था, मगर ऐसा हरगिज़ न था। उसके दिल की धड़कनें जूनी के करीब आते ही बावली हो जाया करती थीं और उनका आज भी यही हाल था। तेल लगाते वक्त वो बहुत मुश्किल से अपना दिमाग उसके होठों से हटा रहा था। हो गया, वो आहिस्ते से कहकर हटा, अब जल्दी ठीक हो जाएगा। उसने बाकी बचा तेल अपने सर पर रगड़ लिया था। बैतुल खला कहाँ है? उस चुलबुली गुड़िया ने भन्नाते हुए पूछा था। शर्म जो आ रही थी बाहर सहन में। उसके बताते ही जूनी फ़ौरन ही बेड से उतरी। अमन उसके 2 कदम के फासले पर पीछे पीछे चल रहा था। क्या? अपने पीछे अमन की मौजूदगी महसूस कर वो तेज़ी से पलटी थी। हाँ, वो यकीनन चाहती थी कि अमन उसके साथ रहे, मगर वॉशरूम जाते वक्त नहीं। पहले ही वो बहुत शर्मसार हो रही थी उसके सामने। अपनी मोहब्बत के सामने वॉशरूम जाना भला किसको पसंद होता है। निहायत ऑकवर्ड फील हो रहा था उसे। ऊपर से उसका पीछे आना मज़ीद एम्बैरेस करता मालूम हुआ। कुछ नहीं, मैं तो पानी पीने जा रहा था किचन में। वो लड़का था और लड़कों के नज़दीक वॉशरूम जाना कोई शर्म वाली बात नहीं होती है। उसे फ़िक्र थी कि कहीं गिर विर न जाए रास्ते में, इसीलिए पीछे आ रहा था। मगर जब वो सुर्ख गालों के साथ पलटी और ख़ासा एहतजाजन पूछा तो वो फ़ौरन ही पानी पीने का बहाना बनाने लगा था। तुम और आफिया एक ही बैतुल खला इस्तेमाल करते हैं? वो चाहकर भी खुद को रोक नहीं पाई थी ये सवाल करने से। बहन है वो मेरी। अमन का चेहरा सुर्ख हुआ था इस सवाल सुनकर। खासा जताते हुए जवाब दिया था। जुनैशा बख्श चौधरी, ये तुम्हारी हवेली नहीं है, हम मिडिल क्लास लोगों का घर है और हमारे यहाँ पूरा ख़ानदान एक वॉशरूम यूज़ कर लेता है। ओके, तो अपने छोटे से दिमाग को ज़्यादा ना चलाकर ज़ाया ना करो, बचा कर रखो ताकि मज़ीद साजिशों व धोखों को देने के काम आए। उसे नरमी से मगर ज़िद करने वाले अंदाज में दाँत पीसते हुए कहा था। वो मोहब्बत था उसकी, इतनी जेलसी तो हक था उसका, मगर मुकाबिल तो लाल पीला हुए जा रहा था हर बात पर। कब से नहीं नहाई हो तुम? इसका इतना बुरा हुलिया था, मगर मजाल है उस खूबरू नौजवान को ज़रा भी घिन या कराहत महसूस हो रही हो। शायद 1 महीने पहले। ये भी वो खासा जहन पर जोर डालकर बता रही थी। क्या? शॉट के मारे मुँह खुला था। हाँ, शायद 1.25 महीना हो गया हो। अमन उसका चेहरा देखकर सदमे से रह गया था। लफ्ज़ ही ख़त्म हो गए थे उसके पास। क्यों इस हाल में फिरती रही थी वो, या शायद झूठ बोल रही थी? झूठ का ख्याल आते ही अमन अगले ही पल हल्का सा मुस्कुरा दिया था। उसकी मुस्कुराहट मुफहमाना थी, मगर जूनी ना समझ सकी थी। चलो उठो, नहाने जाओ, शाम में क्लिनिक खुलेगा डॉक्टर का, तो वहाँ इस होलिये में तो लेकर नहीं जा सकता ना तुम्हें। उसके कहते ही वो बगैर किसी बहस के उठ गई थी। वो नहाने की नीयत से सहन में आई और वॉशरूम में दाखिल हो गई थी। अमन सहन में रखी कुर्सी पर ही बैठ गया था। वो चाहकर भी खुद को उसकी फ़िक्र करने से रोक नहीं पा रहा था। अचानक वॉशरूम का दरवाज़ा नॉक हुआ। क्या हुआ? साबुन नहीं है, अंदर से आवाज़ आई थी। वेट करो, मैं लाता हूँ। उसने किचन के कैबिनेट से साबुन का पैकेट निकाला, फिर छुरी से उस साबुन के 2 हिस्से किए, आधा वापस रख दिया और आधा लेकर वॉशरूम की जानिब आया था। लो, उसने साइड में खड़े होकर साबुन बढ़ाते हुए कहा था। अंदर से हल्का सा दरवाज़ा खुला और सफ़ेद दूधिया कलाई बाहर आई। अमन का कान सुर्ख हुए थे। ना चाहते हुए भी उसे तस्वुर आ रहे थे। वो तेज़ी से साबुन उसके हथेली पर रख कर बज़ाहिर सर और असल अपने तस्वुर झटक कर फिरती से वहाँ से हट गया था। शैतान सबके साथ होता है और मर्द के साथ तो वैसे भी 70 लगे हैं।
इसीलिए औरत को चाहिए कि खुद को ढक कर रखे। जूनी को तो खबर भी नहीं होगी कि अमन इस लम्हे किस हालत में था। क्या हो गया है अमन तुम्हें? कुछ मत सोचो, कुछ मत सोचो। वो कोशिश कर रहा था अपना जहन हटाने की, मगर वसवसों की तरह पीछे पड़ गए थे। वो चुलबुली गुड़िया अमन बख्श चौधरी के दिमाग व दिल पर पूरी तरह हावी हो गई थी। उसने अपना दिमाग हटाने के लिए टीवी खोल लिया था। जूनी जब नहाकर उन ही कपड़ों में वापस कमरे में आई तो अमन एलसीडी में मसरूफ़ नजर आया था। वो आकर चुपचाप लेटने लगी तो फ़ौरन ही सख्त आवाज़ आई, बाल सुखाओ अपने। उसने एलसीडी पर नज़रें जमाकर कहा था और इधर उधर देखने लगी। टॉवेल दरवाजे के पीछे है। अमन ने अभी उसके जानिब ना देखा था। उसने टॉवेल से बाल सुखाना शुरू किए थे। अभी वो बाल सुखा ही रही थी कि दरवाज़ा बजा। दरवाजे की आवाज़ पर अमन तेज़ी से उठा। उसे इल्म था आफिया ही आई होगी। वो सो रही थी कि अचानक उसे अपनी गर्दन व चेहरे पर गर्मी का एहसास होने लगा था। गहरी नींद में होने के सबब उसके औसान ठीक तरह से काम नहीं कर रहे थे। फिर उसे महसूस हुआ जैसे वो मोड़ नहीं पा रही है। उसके दोनों हाथ किसी ने पकड़ रखे हैं। मरियम ने शदीद गर्मी व हाथ बंधे होने के एहसास के सबब जैसे ही आंखें खोलीं, अगले ही पल मारे शौक के उसकी चीख निकली थी। मगर मुकाबिल ने उसके मुंह पर हाथ रखा। आवाज़ बर वक्त दबा दी थी, वरना ज़रूर उसकी चीख पूरी बिल्डिंग को उठा देती। ओह, तो मैं इनविजिबल नहीं हूँ, मिस चश्मिश को नज़र आता हूँ मैं। खासा मज़ाक़ा खेज़ अंदाज में मुस्कुराकर बोला था तो वो खूबसूरत मगर वहशत में मुब्तला कर देने वाला लड़का मरियम को इसकी कुर्बत से शदीद खौफज़दा कर गया था। वो मुकम्मल उस पर किसी परछाई की तरह छाया हुआ था। उसके दोनों हाथ शामिर के हाथों में उलझकर बेड से लगे हुए थे। वो हिल तक नहीं सकती थी। उसे इग्नोर करने की आदत नहीं थी और उसे इग्नोर होने की आदत नहीं थी और वो लड़की उसे बार बार इग्नोर करके उसका ईगो शदीद हर्ट कर चुकी थी। ख़ास तौर पर जिस तरह उसने आज लाइब्रेरी में इग्नोर किया था। वो आज जब लाइब्रेरी में दाखिल हुई तो शामिर भी पीछे आ गया था। ज़िंदगी में पहली बार लाइब्रेरी की शक्ल देखा रहा था वो यूनी की। मरियम बुक लेकर बैठी तो वो बिल्कुल बराबर में ही आकर बैठ गया था। हत्ता कि उसने तो बुक उठाने तक की जहमत ना की थी। उसने अपनी कोनी टेबल पर टिकाई और चेहरा अपने हाथ के प्याले में, फिर फुर्सत से उसे तकने लगा। देखना चाहता था और कितना इग्नोर कर सकती है उसे। उसके कुर्बत सहना कोई आसान काम नहीं था। बड़ी चार्मिंग पर्सनैलिटी का मालिक था वो, इतना खूबसूरत के देखने वाला अश अश कर उठे। लड़कियों पर तो उसका चार्म कुछ ज़्यादा ही असर करता था। वो नज़रें भर कर देख ले, यही काफ़ी होता है था किसी को पिघलाने के लिए। फिर यहाँ तो मामला मज़ीद संगीन था। एक लम्हे के लिए भी अपनी नज़रें इस दिलनशीन के खूबसूरत चेहरे से हटाने के लिए तैयार ना था वो, मगर मुकाबिल इस कदर पुरसुकून होकर पड़ रही थी जैसे वो वहाँ मौजूद ही ना हो, जैसे उसकी मौजूदगी अहमियत के हामिल ही ना हो। ऐसे कैसे उस लड़की पर कोई असर नहीं हो रहा था उसका। वो किताब पढ़कर आराम से उठी, बुक शेल में किताब को रखा और बाहर निकल गई। शामिर देखता रह गया था। शामिर, छोड़ो मुझे। उसने आहिस्ते से जैसे ही अपना हाथ उसके होठों से हटाया, वो हलक के बल खासा झुंझला कर चीखी थी। चीख क्यों रही हो? बहरा थोड़ी हूँ मैं मिस चश्मिश। वो बहुत नरमी से कह रहा था, मगर फिर भी मरियम को खौफ महसूस हुआ था। आखिर वो कैसे उसके अपार्टमेंट, हत्ता कि उसके कमरे में घुस आया? वो यही सोच रही थी। मरियम सफ़ेद रंग की ढीली ढाली मिक्की माउस वाली शर्ट वाला लाल रंग के पजामे में मलबूस थी। उसके बाल खुले हुए थे। कमरे में लैंप की लाइट पीली रोशनी उजाला किए हुई थी। हटो मुझ पर से, वो झुंझला गई थी। क्यों हटूं? किसी के बाप के गद्दे पर थोड़ी लेटा हूँ, अपनी वाइफ पर लेटा हूँ। हाँ, बस हड्डियाँ कुछ ज़्यादा चुभ रही हैं, मगर कोई नहीं, मैं एडजस्ट कर लूँगा। वो क्या बोल रहा था उस दिलनशीन को कुछ खबर नहीं थी। उसका दिमाग तो फ़कत वाइफ के लफ्ज़ पर ही अटक गया था। तो उसे याद था कि 2 साल पहले उसने निकाह किया है। उसे याद था कि उसकी एक बीवी भी है। दिल चाहा कि लड़े, शिकवा करे, मगर अगले ही लम्हे ख्याल आया, क्यों करे इस सितमगर से कोई शिकवा। वो निकाह सिर्फ कागज़ की हद तक था और इस सितमगर ने नज़दीक उसके निकाह की कोई अहमियत नहीं, फिर क्यों खुद को उस पर मुसल्लत करे। इतना तो मरियम भी समझ चुकी थी कि अपना इग्नोर होना उस लड़के से बर्दाश्त नहीं हो रहा है। आखिर शामिर बख्श चौधरी जो ठहरा, वो चाहता था कि वो रोए, उसके पास आकर गिड़गिड़ाए, कहे कि मुझे अपना लो शामिर बख्श, मगर उसने ऐसा कुछ नहीं किया। यही वजह है कि आग लगी हुई थी उसके सीने में। मरियम सिर्फ पढ़ना चाहती थी, अपना और अपने मरहूम शौहर का ख्वाब पूरा करना चाहती थी। उसे शामिर बख्श से कोई सरोकार नहीं था। वो बस आराम से 5 साल अपनी पढ़ाई के मुकम्मल कर 4 या 5 साल किसी काबिल वकील के पास काम करने के बाद प्रोफेशनली तौर पर उभर कर आना चाहती थी। अपना नाम व पहचान बनाना चाहती थी, अपने खर्चे खुद उठा सके इस काबिल बनना चाहती थी। मुझे नींद आ रही है, गुड नाइट वाइफी।
उसके रुखसारों पर नरमी से चूमता वो अपना चेहरा उसकी गर्दन में छुपा गया था, जबकि मरियम उसकी बेबाकी पर फटी आंखों के साथ चंद लम्हों के लिए मारे शौक के उसे साकत हो गई थी। पहले तो मुकाबिल ने अपने वजूद का वज़न खुद उठाया हुआ था, मगर गुड नाइट कहते ही मुकम्मल ढीला छोड़ दिया था। इस दिलनशीन को महसूस हुआ जैसे वो सांस तक नहीं ले पा रही है। शामिर के भारी वज़न के सबब उसकी गर्दन पर पसीना आने लगा था। इसीलिए शामिर ने 2-3 सानियों बाद ही अपना मुंह उठाया। इतनी गर्मी क्यों लग रही है तुम्हें? खासा अनजान लहजे में पूछा था। मरियम को समझ न आया कि वो सिर्फ तंग कर रहा था या वाकई उसकी हालत गैर से अनजान था। वो तेज़ी से नज़र चुरा गई थी, जबकि मुकाबिल के होठों के किनारों पर हल्की सी मुस्कुराहट उभरी। बहुत शौक था ना उसे इग्नोर करने का, अब करके दिखाए इग्नोर तो माने। शामिर ने सामने की जानिब देखते हुए उसे स्टैंड फैन रखा नजर आया था। वेट, अभी करता हूँ गर्मी का इलाज, वो कहता हुआ उठा। उसके हटते ही जैसे मरियम को सांस आई थी। वो बैठकर गहरे गहरे सांस लेने लगी थी। ये मकान मालिक का है, वो आहिस्ते से बताने लगी, साथ साथ उसके पास चलती हुई आई थी। तो हम कौन सा खा रहे हैं, यूज़ ही तो कर रहे हैं, मुकाबिल खासा लापरवाही से बोला था। उसके प्लग में तार लगाया, फ़ैन चला ही नहीं। उफ, लगता है ख़राब हो गया है, मुझे चेंज करना पड़ेगा। वो प्लग को इलेक्ट्रिक बोर्ड से निकाल कर बगौर देखते हुए गोया हुआ था। तुम्हारे पास स्क्रू ड्राइवर और प्लास वगैरह हैं? उसके पूछते ही वो अज़बात में सर हिलाकर तेज़ी से जाकर दूसरे कमरे से लाई थी। तो इस तरह के काम भी करना आते हैं तुम्हें? मरियम थोड़ा हैरान होकर पूछ रही थी। इसमें क्या बड़ी बात है? वो स्क्रू ड्राइवर से प्लग के स्क्रू खोलते हुए बगौर उसके जानिब देखे लापरवाही से गोया हुआ। मरियम उसके पास खड़ी हो गई थी। कुछ देर की मेहनत के बाद वो फ़ैन चलने में कामयाब हो गया था। वो आराम से जाकर बेड पर लेट गया। स्टैंड फैन की हवा डायरेक्ट अब उसके मुंह पर ही लग रही थी। उसे बेड पर लेटा देख मरियम तेज़ी से सोफे पर लेटकर आंखें मूंद गई थी। वहाँ क्यों सो रही हो? इधर आ जाओ ना, इतना बड़ा बेड है, उसने नरमी से आवाज़ लगाई, मगर मरियम की जानिब से कोई जवाब मौसूल ना हुआ। मैंने कहा इधर आकर लेटो। इस बार आवाज़ में ज़रा सख्ती नुमाया हो रही थी, मगर मुकाबिल फिर भी टच से मस ना हुई थी। जैसे दिखा रही हो कि सो चुकी है। किसी ने मुझे कहा था कि वो सोफे पर सोने के तसव्वुर भी नहीं कर सकता, क्योंकि जब वो सोता है तो नीचे गिर जाता है। उसने 2 साल पहले वाली मरियम की बात दोहराई तो वो चौंकी थी कि उस सितमगर को आज भी याद है, मगर आंखें फिर भी ना खोली। ओह, तो मिस चश्मिश फिर से मुझे इग्नोर कर रही हैं। वो दिल ही दिल कुड़ाया था। तुम्हें क्या लगता है मैं सोफे पर नहीं आ सकता? बस इस जुमले का सुना था कि मरियम फुर्ती से मारे डर के सीधी होकर बैठी थी। तो मुझे इतनी रात को आकर क्यों तंग कर रहे हो? शदीद झुल्लाकर पूछा था। तुम बेड पर आ रही हो या मैं सोफे पर आऊँ? मुकाबिल के सवाल पर मुकम्मल इग्नोर कर वो धमकी आमेज़ लहजे में इस्तफसार करने लगा था। मरियम का अपनी बेबसी पर मातम करने का दिल किया। उसे समझ नहीं आ रहा था शामिर का आखिर मसला क्या है, जिसे 2 साल से भूले बैठा था। वैसे उसे अब क्यों नहीं भूल रहा है? क्यों बार बार उसका रास्ता काट रहा है काली बिल्ली की तरह? क्या उसे समझ नहीं आता कि वो इंटरेस्टेड नहीं है उसकी शख्सियत में? मैं ही आ जाता हूँ। मरियम सोफे पर बैठी अपनी सोचों में डूबी हुई थी कि वो झुंझलाकर उठते हुए बोला था, आ रही हूँ मैं, थोड़ा आगे हो। उसकी धमकी का मरियम ने तेज़ी से असर कबूल किया था। निहायत मुँह बसोड़ते अजलस से खड़े होते हुए बोली थी। शामिर ने खिसक कर उसके लिए जगह छोड़ी। वो दिलनशीन जैसे ही स्टैंड फैन के आगे आई, उसके बाल व कपड़े उड़ने लगे थे। शायद ही मुकाबिल की चार्मिंग पर्सनैलिटी और एट्रैक्टिव बॉडी का असर था कि पंखे की हवा भी उसे अपने जिस्म को छूती हुई महसूस नहीं हो रही थी, जबकि उसके कपड़े व बाल उड़ रहे थे। शामिर के इतने करीब सोने के तसव्वुर भी उसके गालों को दहका रहा था। थोड़ा और आगे हो, इतनी सी जगह में कैसे लेटूंगी मैं? उसके कहते ही शामिर थोड़ा सा और आगे खिसका था। अब वो तकरीबन इतना आगे तो हो गया था कि मरियम आराम से बीच में तकिया रख सकती थी। कितने भी बुरे बुरे मुँह बना लो, सुना तुम्हें मेरे साथ ही है आज। वो खड़े होकर सिर्फ शामिर को देख बुरे बुरे मुंह बना रही थी। जब उसने अपनी कोनी तकिए से टिकाकर हाथ से प्याले में अपना खूबसूरत सा चेहरा रख मुस्कुराकर लापरवाही से कहा था। शायद वो लड़की नहीं जानती थी कि मिक्की माउस वाली नाइट ड्रेस इतना क्यूट नहीं लग रही थी जितना वो बुरे बुरे मुँह बनाते वक्त लग रही थी। साथ नहीं, बराबर में। वो लाल होते गालों के साथ उसके लफ्ज़ों को तस्दीक करने लगी थी। कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है, मुकाबिल लापरवाही से बोला था। वो दिलनशीन चुपचाप उसके बराबर में आकर लेट गई थी। शामिर ने उसे लेटा देख फ़ौरन ही आंखें मूंद ली। सिर्फ कुछ लम्हे ही गुजरे थे कि उसने महसूस किया कि मरियम ने बीच में तकिया हायल किया है। आफिया और जुनी बैठ कर खूब बातें कर रही थी। बातें करने में उन्हें वक्त का कोई अंदाज़ा ही नहीं हुआ, जबकि अमन सामने सोफे पर बैठा नींद के झोंके ले रहा था। उनके घर में 2 ही कमरे थे, एक आफिया का और दूसरा अमन का।
आफिया के कमरे के मुकाबले में अमन का कमरा फिर भी काफ़ी बड़ा था। वो खूबरू नौजवान जूनी के साथ आफिया को एक लम्हे के लिए भी अकेला नहीं छोड़ पा रहा था। जूनी कोई भी ऐसी बात करती जिसका ताल्लुक माजी या हवेली से होता तो वो काला बिल्ला फ़ौरन ही बीच में बात काट देता था, जिसके सबब उसे शदीद एहसास हो रहा था कि वो चाहता ही नहीं है कि आफिया से कोई भी माजी या हवेली की बात करे। इसीलिए अब जूनी भी बहुत मोहतात होकर बात कर रही थी, क्योंकि जूनी और आफिया दोनों ही पढ़ने का शौक़ था। इसीलिए उनकी बातें तालीमी मालूमात पर चल रही थीं। अभी आफिया से बात कर ही रही थी कि उसने अमन को नींद के झोंके लेते हुए देखा था। वो नहीं जानता कितना क्यूट लग रहा था वो बैठे बैठे नींद के झोंके लेते। काले बिल्ले, सो जाओ, अगर नींद आ रही है तो मैं ठीक हूँ अब। जूनी के कहते ही अमन की आंख खुली थी, जबकि आफिया अपने सामने बैठे लड़की को हैरत से तकने लगी थी, जो उसके गोरे चिट्टे भाई को काला बिल्ला बुला रही थी। मज़ीद हैरानगी तब बढ़ी जब उसने देखा कि उसके भाई ने जवाबन कुछ न कहा। जूनी से बातों ही बातों में उसे इतना तो पता चल गया था कि वो एक अमीरजादी है जो गाँव से आई है। आफिया, तुम्हें सुबह कॉलेज नहीं जाना क्या? रात के 2 बज रहे हैं। उसकी आंखों में नींद का खुमार झलक रहा था। वो घड़ी पर टाइम देखते हुए टपटने वाले लहजे में बोला था। हाँ चलो जूनी, तुम मेरे साथ चलो मेरे कमरे में। आफिया बेड से उतरते हुए बोली थी। नहीं, ये यहीं रहेगी। अमन तेज़ी से रद में गोया हुआ। तो फिर आप कहाँ सोएंगे भाई? आफिया फ़िक्रमंद से इस्तेसार करने लगी थी। मैं सहन में सो जाऊँगा, आप फिक्र मत करो, मेरी फ़िक्र मत करो। आप क्यों परेशान हो रही हैं? मैं सुला लूँगी ना जूनी को अपने साथ। कह दिया ना वो यहीं सोएगी। बहस मत करो, जाओ अपने कमरे में सो जाओ। वो उसके सख्ती से कहते हुए आफिया वहाँ से चली गई थी। अमन आफिया को क्या हुआ है वो चाहकर भी खुद को रोक नहीं सकी थी ये सवाल करने से। जवाब में अमन गुर्राकर उसे देखने लगा। उसे समझ नहीं आया कि वो लड़की ऐसा क्यों जाहिर कर रही है कि जैसे उसे कुछ पता ही नहीं है। घुरी से नवाजता हुआ कमरे से निकल गया था। ओह इधर आ, बच्ची चेक कर। वाकई यार, दूसरे लड़के ने भी जूनी को देखकर आहें भरी थीं। अमन की आंख खुली तो उसने बराबर वाली छत पर खड़े लड़कों को अपने घर के सहन में झांकता हुआ देखा था। फिर उनकी नज़रों का ताक़ुब करते उसने नज़रें सामने की जानिब अगले ही पल आंखों के गज़ब व गुस्से से लाल हुई थी जब उसने जूनी को फर्श पर धूप में लेटे हुए देखा था। वो धूप में भी सुकून से सो रही थी या शायद नाटक कर रही थी। बस इसी ख्याल का आना था कि उसने अपने पास रखी चप्पल उठाई और बराबर वाले छत पर खिड़की खड़े लड़के के मुंह का निशाना बनाकर दे मारी थी। वो चप्पल डायरेक्ट जिस जाके उस लड़के की नाक पर लगी थी। अभी उसका गुस्सा ठंडा नहीं हुआ था कि उसने फिर दूसरी चप्पल उठाई और दूसरे लड़के के मुंह पर निशाना लगा दिया था। वो दोनों हम कम उम्र ही लड़के थे। अमन से डर कर वो दोनों ही तेज़ी से हटने लगे, मगर हटते हटते भी चप्पल आकर दूसरे वाले के कमर पर लगी थी। बहन, सालो, कुत्तों के पिल्लो, तुम्हारे घर में माँ बहन नहीं है? दूसरों के घरों में झाँक रहे हो। अगर आइंदा यहाँ झाँकते नजर आए तो तुम्हारी टांगें तोड़ दूंगा। अमन की धड़कन सुन जूनी की आंखें खुली थी। अमन की दहाड़ सुन जूनी की आंखें खुली थी। वही दूसरी जानिब आफिया भी अपने कमरे से तेजी से भागकर बाहर सहन में आई थी। क्या हुआ भाईजान? आफिया फिक्रमंदी से पूछ रही थी, जबकि जूनी की नज़रें उलझी हुई थी। रात के वक्त उसके कमरे में अजीब सी घुटन होने लगी थी। उसका बुखार उतर रहा था, जिसके सबब वो पसीना पसीना हो रही थी। ताज़ा हवा खाने की नीयत से वो कमरे से बाहर आकर सहन में बैठ गई थी। उसकी निगाह सोते हुए अमन पर गई। वो हवेली का शहजादा ज़मीन पर एक मामूली सी चादर में लेट कर सो रहा था। आज जूनी उलझ कर रह गई थी। आखिर वो ऐसी ज़िंदगी क्यों गुजार रहा है? वो दवाइयों के ज़ेर असर थी। उसका दिमाग सुन सी कैफियत में था। कितने ही दिनों बाद अमन को देख रही थी, जिसे देखने के लिए तरसती रही थी उसकी आंखें। कुछ फासले पर वो खामोशी से लेट गई। अब उसे अच्छा फील हो रहा था। नहीं जानती ये ताज़ा हवा का असर था या उस खूबसूरत व चार्मिंग पर्सनैलिटी का। उसे देखते देखते वो कब नींद की वादियों में गुम हो गई, उससे कुछ खबर नहीं। होश तो तब आया जब अमन की गुस्सैली व गरजदार आवाज़ कानों के समातों से टकराई थी। वो तेज के आलम में खड़ा लड़का बराबर वाली छत की जानिब देखकर चीख रहा था। अभी वो यही सोच रही थी कि हुआ क्या है कि अमन गुस्से से लाल पीला होकर उसकी जानिब आया। निकलो मेरे घर से इसी वक्त। हाँ, मैंने कहा निकलो। अभी वो उलझकर उसे देख ही रही थी कि अमन उसका बाजू दबोचकर उठाते हुए दरवाजे की जानिब खींचने लगा। यकीनन वो घर से बाहर निकालने का इरादा रखता था उसे। तुम मुझे फिर निकाल रहे हो? वो हैरानगी के आलम में पूछ रही थी। क्या मतलब फिर निकाल रहा हूँ? मैं तुम्हें सिर्फ इंसानियत की खातिर घर में लाया था, ताकि तुम्हारी तबीयत ठीक हो जाने तक तुम्हें यहाँ रख लूँ। मगर तुम तो अपने लक्षणों से बाजी नहीं आने वाली। फ़िलहाल जो करना है करो, मगर मेरे घर से बाहर निकलो। वो दांत पीसते हुए कहकर दरवाजे का लॉक खोलने लगा था। तुम मुझे यहाँ से नहीं निकाल सकते। मुझे बुखार हो रहा है, मेरी तबीयत ख़राब है। मुझे ऐसी हालत में तुम कैसे बाहर निकाल सकते हो?
इतने पत्थर दिल तो नहीं हो सकते काले बिल्ले तुम। वो तेज़ी से अपना बाजू छुड़वाने की कोशिश कर मुकाबिल की आंखों में उम्मीद भरी निगाहों से तकते हुए बोली थी, फालतू की बकवास बंद करो और निकलो। उसके दरवाजे की जानिब हल्का सा धक्का देते हुए कहा था, मैं नहीं जाऊंगी। वो ज़िद्दी मिजाजी से बोली थी। जुनैशा बख्श चौधरी, तमाशा मत लगाओ यहाँ पर, ये मेरा घर है, तुम्हारे बाप की हवेली नहीं। निकलो यहाँ से। मुकाबिल दांत पीसते हुए गजबनाक हद तक लाल होते हुए गोया हुआ था। आज वो कोई हवेली का शहजादा नहीं था, बल्कि एक मिडिल क्लास फैमिली का बंदा था जो अपनी बहन के साथ एक मामूली मगर खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहा था। उसकी बहन उसकी इज्जत थी, जिसे वो घर में अकेला छोड़कर अक्सर काम से बाहर जाया करता था। घंटों वो घर में रहकर उसकी चौकीदारी नहीं कर सकता था 24 घंटे वो घर में रहकर उसकी चौकीदारी नहीं कर सकता था। उसकी बहन भी एक निहायत नेक लड़की थी, मगर जूनी और उसका आवारा किरदार उसे अमन से अच्छे से वाकिफ़ था। भला एक बहन का भाई कैसे अपने घर में ऐसी लड़की को रख सकता है जिसके किरदार पर कोई गारंटी ही नहीं हो। आज पहली बार मोहल्ले के लड़कों ने उसके घर पे झांका था। अगर कल को वो उसके घर में कूद आए उसके पीठ पीछे तो क्या कर लेगा। कोई भी अंतरार मर्द एक ऐसी औरत को कभी अपने घर नहीं रखेगा जिसके किरदार के कोई गारंटी ना हो। फिर वो तो खुद उसके हाथों का बना खिलौना था। मैं नहीं जाऊंगी, वो फिर बोली। उसका लहजा कतई था। तुम ऐसे नहीं मानोगी, वो दांत पीसते हुए कहता नीचे झुका और अगले ही पल उसे बोरी की तरह अपने कंधे में लाद कर घर से बाहर निकाल कर, क्योंकि सुबह का वक्त था इसीलिए गली सुनसान पड़ी थी। अमन छोड़ो मुझे, मैं नहीं जाऊंगी। वो बच्चों की तरह एक ही जुमला बार बार दोहरा रही थी। उसने अपने चबूतरे पर ले जाकर उसे पटक दिया था और बगैर उसकी एक नज़र देख पलट कर घर में आ गया था। ये पूरा मंजर किसी की आंखों ने बगाड़ देखा। पहले हैरत, फिर मुस्कुराहट उभर आई। वो नहाने चला गया था। जब नहाकर बाहर निकला तो सामने टेबल पर दवाइयाँ रखी नजर आई थीं। उन्हें देखते ही उसका खून जल गया था। गुस्से में आकर उन दवाइयों को उठाकर डस्टबिन में डाल दिया। तैयार होकर दोनों बहन भाई रोज़ाना की तरह घर से निकले। ना चाहते हुए भी अमन की कनखियों से चबूतरे की जानिब देखा था। वो अब वहाँ मौजूद नहीं थी। ये देख उसका दिल मायूस हुआ। लगता है वो चली गई। आफिया ने चबूतरे की जानिब देख रंजीता लहजे में कहा था। माना वो उसे ज़्यादा नहीं जानती थी, मगर अच्छी लगी थी वो लड़की उसे। जुनैशा बख्श चौधरी एक जिंदा दिल लड़की थी। उससे बातें करते हुए आपको कभी महसूस नहीं होगा कि वो किसी की तकलीफ़ में है, बल्कि ऐसा लगेगा जैसे दुनिया की सारी खुशियाँ उसी के पास है। आफिया के लहजे की रंजीदगी तो कुछ भी नहीं थी उस रंजीदगी के मुकाबले जो उसके बराबर में चलने वाले नौजवान के दिल को महसूस हो रहा था। उसका तो बुखार भी ठीक तरह नहीं उतरा था अभी। आपको चाहिए था कि आप उसकी दवाइयाँ ही उसे पकड़ा देते, कम से कम पीकर वो ठीक तो हो जाती। अब बेचारी ना जाने कहाँ कहाँ बुखार में मारी मारी फिर रही होगी। आफिया के अफसरदगी से कहते ही अमन तंज़ें मुस्कुरा दिया था। वो कोई बेचारी नहीं है, इसके लिए बंद करो और उसके लिए हमदर्दियाँ पालना। वो नौजवान खासा झुंझलाकर बोला था। आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं भाईजान? आफिया उलझकर उसका चेहरा देखने लगी थी, क्योंकि मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ उसे। उसके लहजे में पूरा एतमादी थी ये जुमला अदा करते वक्त, साथ साथ आंखों में माजी के तल्ख यादों का बसेरा था। आप जानते हैं उसे? आफिया खासा हैरत भरे लहजे में पूछ रही थी। ज़रूरी है कि उसके बारे में बात करना? चली गई है ना वो, अब छोड़ो। बल्कि हो सके तो मेरे सामने अब उसकी कोई बात करना भी नहीं। उसका लहजा बहुत झुंझलाया हुआ था। आफिया ने महसूस किया कि वो लड़की अमन की शख्सियत पर बहुत गहरा असर रखती है, क्योंकि उससे पहले उसने कभी भी अमन को किसी लड़की से इतना झुंझलाता हुआ नहीं देखा था, और ना ही उसकी इतनी परवाह करते जितनी कल अमन ने उस लड़की की थी। वैसे हुआ क्या था? सुबह ही सुबह आपने उसे घर से क्यों निकाल दिया? और आप छत की जानिब देखकर किसी पर चीख रहे थे। अमन ने कोई जवाब न दिया तो वो अंदाज़न बोली थी। उन कबूतरबाज लड़कों पर तुम्हें कैसे पता? वो हैरान हुआ था गोया, क्योंकि मैंने एक दो बार उन्हें सुबह ही सुबह झांकते हुए देखा था सहन में। तभी तो मैं वॉशरूम यूज़ नहीं करती थी सुबह के वक्त, जब तक आप उठ नहीं जाते। अमन के कान खड़े हुए थे उसकी बात सुनकर। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि वो आवारा लड़के हमारे घर में झांक रहे हैं? वो जैसे बरहम हुआ था आफिया पर। उसके कदम भी अब रुक गए थे। चूँकि मैं बात नहीं बढ़ाना चाहती थी। मैं जानती हूँ आपको और आपकी ओवर प्रोटेक्टिव पर्सनैलिटी को। आप सबसे लड़ने पहुँच जाते हैं। वैसे भी मैंने सिर्फ एक दो बार ही उन्हें झांकते हुए देखा था। अमन को शिद्दत से एहसास हुआ कि वो गलती कर गया है। जूनी वाकई सो रही थी। उसने दावत नहीं दी थी उन दो आवारा लड़कों को कि आकर उसे देखें। फिर ख्याल आया कि उसने कहा था उस बेवकूफ़ लड़की को कि आकर खुले सहन में सोए, जबकि वो उसके लिए अपना कमरा खाली छोड़कर आया था।
उसे खुले सहन में नहीं सोना चाहिए था। उसे इतनी भी अकल नहीं कि लड़कियां खुले सहनों में नहीं सोती। वो दांत पीसते हुए बोला, जैसे अपने आप को सही साबित करने की दलीलें दे रहा हो। आफिया से कहीं ज़्यादा अपने दिल को दलील दे रहा था वो, जो इस वक्त शदीद मलामतें करता मालूम हो रहा था उसे। कभी कभार उसे ऐसा लगता था सीने में दिल ज़रूर है उसके, मगर वो नहीं उसका। वो तो उस लड़की का है जो आज भी। ऐसा क्यों होता है यार? धोखे भी दे तो फिर भी उसके लिए लड़ना नहीं छोड़ता, उसकी मोहब्बत करना नहीं छोड़ता, उसकी फ़िक्र करना नहीं छोड़ता, उसके लिए आपको मलामतें करना नहीं छोड़ता। गोया यार पे हज़ारों खून भी माफ़ हैं। आपने खुद ही तो कहा था कि आप उससे बाहर चबूतरे से उठाकर लाए थे। जब वो बाहर चबूतरे पर सो सकती है तो खुले सहन में सोना उसके लिए कौन सी बड़ी बात होगी? आपको ये सोचना चाहिए था। आफिया जैसे बिगड़ी थी उस पर। अमन अपने होठ चबाने लगा। जवाब नहीं था उसके पास। चली गई ना वो, फिर अब ये बातें करने का क्या फ़ायदा? चलो, वैसे भी देर हो रही है। अमन का गुमान था कि वो वापस आ जाएगी। वो लड़की किसी न किसी मकसद के तहत आई है उसके पास, और जब तक वो मकसद पूरा नहीं हो जाएगा वो उसे छोड़ने वाली नहीं है। वो जानता था जुनैशा बख्श चौधरी को। वो झुंझलाकर कहता हुआ सर झटक कर चल दिया था। नींद से बेदार होते ही जो पहला चेहरा उसके सामने नजर आया था उस दिलनशीन लड़की का था। कुछ लम्हे वो यूं ही उसे तकता रहा। सूरज की किरणें खड़ी खिड़की से ही होती उसके चेहरे पर पड़ती थी, जिनसे वो मुंह नाक सुकेड़े उसकी जानिब मुड़ गई। अब वो मजीद उसके करीब से देख पा रहा था। वाइफी, यूं ही नहीं जाना है क्या तुमने? उसकी आवाज़ पर जैसे वो करंट खाकर उठी थी। इस कदर गहरी में मीठी नींद सो रही थी कि उसको वहमो गुमान में भी नहीं रहा था कि शामिर बख्श चौधरी उसके बराबर में ही है। तुम अभी तक यहीं हो? क्यों मिस चश्मिश, तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा मेरा यहाँ होना? वो एक आईब्रो झुकाकर प्लेफुल अंदाज में पूछ रहा था। उसके समझ न आया कि वो क्या जवाब दे। 2 साल बाद अचानक उसकी ज़िंदगी में आकर वो ऐसा एक्ट कैसे कर सकता था जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। वो चुपचाप उठकर चल दी थी। अभी वो नाश्ता बना ही रही थी कि दरवाज़ा नॉक हुआ। इतनी सुबह ही सुबह कौन आ गया? मैं देखता हूँ। शामिर जो तैयार होकर नाश्ता का इंतज़ार कर रहा था, दरवाज़ा नॉक होने पर खोलने के लिए उठा था। शहरोज़ दरवाजे पर अपने भाई को खड़ा पाकर वो खासा हैरान हुआ था, मगर खुशी में। भाई, वो बड़े मुसर्रत से लहजे में कहता हुआ बड़ी गर्मजोशी के साथ उसके गले मिला था। घर में दाखिल होते ही उसने सामानों से भरे शॉपर्स मरियम के आगे किए। ये ले भाभी, ये अपार्टमेंट तुमने दिलाया है मरियम को? शामिर ने चेयर पर बैठते हुए शहरोज़ की जानिब देख इस्तफसार किया था, जो इस वक्त शॉपर्स का सामान निकालकर किचन के अंदर सजा रहा था। जी भाई, उसने बगैर शामिर की जानिब देखते हुए जवाब दिया था। भाभी ने बता दिया होगा आपको कि दादी ने उन्हें घर से निकाल दिया है। उनके पास जाने के लिए कोई जगह नहीं थी और वो पढ़ना भी चाहती थी, इसीलिए मैंने उन्हें यूनिवर्सिटी के पास ही ये अपार्टमेंट दिला दिया। आप जानते हैं, अब्बू मुझे आपकी तरह ज़्यादा पैसे नहीं देते पॉकेट मनी में, इसीलिए मैं यही अफोर्ड कर सकता था। आपको समझ नहीं आ रहा तो आप भाभी को नया दिला दें, कोई मसला नहीं। दादी ने निकाल दिया? शामिर ने बेयकीनी से दोहराया था। मगर क्यों? भला वो उसकी बीवी को कैसे निकाल सकती थी घर से? शहरोज़ को महसूस हुआ जैसे शामिर को मरियम के मुतालिक कुछ इल्म ही नहीं है। मरियम वहीं खड़ी नाश्ता बना रही थी, साथ साथ वो उन दोनों भाइयों की बातें खामोशी से सुन भी रही थी। आप इन्हें अगवा करके लाए थे भाई? लेकिन शहरोज़ बहुत कुछ बोलना चाहता था, मगर फिर उसने मरियम की जानिब देखा और खामोश हो गया। उसे लगा बेहतर यही है कि मरियम खुद बात करे अपने शौहर से, लेकिन उसे शहरोज़ की आवाज़ में दबदबा सा गुस्सा महसूस हुआ था। मुझे लगता है आपको भाभी से खुद बात करनी चाहिए। एक गहरा सांस लेकर वो सर झटकते हुए गोया हुआ था। चलें भाभी, अब मैं चलता हूँ। आपका ख्याल रखने के लिए आपके हस्बैंड मौजूद हैं यहाँ। अल्लाह हाफ़िज़ भाई। शहरोज़ को महसूस हो गया था कि उस दोनों मियाँ बीवी की बात करने की सख्त ज़रूरत है, इसीलिए वो वहाँ से तेज़ी से चल दिया बगैर नाश्ता किए। जबकि मरियम ने रोकना भी चाहा था, मगर वो ना रुका, ये कह के कि उसे अपने कॉलेज जाने की देर हो रही है। तुम्हें दादी ने घर से क्यों निकाला और तुमने मुझे बताया क्यों नहीं इस बारे में? उसने बहुत गंभीर लहजे में इस्तफसार किया था, मगर अगले ही लम्हे उसे महसूस हुआ जैसे उसकी आवाज़ में हवा में गायब हो गई हो। मिस चश्मिश, मैं कुछ पूछ रहा हूँ। उस हसीन नौजवान ने अपने सवाल पर जोर दिया था, मगर जवाब में सिवाय खामोशी के कुछ न मिला था। मिस चश्मिश, मुझे कोई बात नहीं करनी, उस लड़की ने नाश्ता टेबल पर लगाते हुए बरहमी से कहा था। फिर शामिर ने दोबारा ना पूछा और वो दोनों खामोशी से नाश्ता करने लगे थे। वो दोनों शामिर की गाड़ी में बैठकर यूनिवर्सिटी पहुँचे ही थे। तुम चाहती हो मुझे लोग तुम्हारे शौहर की हैसियत से जाने? अभी वो गाड़ी से उतर ही रही थी कि मुकाबिल ने उसकी जानिब बगौर देखा, गंभीर लहजे में इस्तफसार किया था। कुछ लम्हे वो खामोश रही। वो खूबसूरत नौजवान उस लड़की के चेहरे के तासुरात बगौर नोट कर रहा था। नहीं, जैसा चल रहा है वैसा चलने दो।
उसका इनकार सुन दिल को मानो धचका सा लगा था। उसे यकीन करने में मुश्किल पेश आई थी। क्या इस लड़की को शर्म आ रही थी उसकी बीवी कहलवाने में? शामिर बख्श चौधरी को ये अपने मुंह पर करारेदार तमाचे की मांद महसूस हुआ था। ओके, स्टीयरिंग को मजबूती से पकड़कर सामने की जानिब देख। वो दांत पीसते हुए बामुश्किल से एक लफ्ज़ अदा कर सका था। मरियम बगैर कुछ कहे गाड़ी से उतर गई थी। रात का वक्त हो चुका था। वो यूं ही एक रोड पर आकर बैठ गई। सामने ही कैफ़े था। उसे बहुत भूख लगी हुई थी। पहले सोचा कि चोरी कर ले, मगर फिर ख्याल आया कि भागने की ताकत कहाँ है इसमें। बुखार की शिद्दत से उसने अपने बदन चलता हुआ महसूस हो रहा था। खाना खुद चलकर तो उसके पास नहीं आएगा, कुछ तो तरकीब करनी पड़ेगी। ये सोच उसने अपने सामने रोड की जानिब देखा। अचानक उसकी आंखें चमकी थीं। उसने दूर से एक गाड़ी को आते देखा। वो यूं ही चलने वाले अंदाज में खड़ी हो गई। गाड़ी करीब आई तो वो अचानक सामने आ गई, जैसे वहाँ से राहगीरों की तरह गुजर रही हो। ड्राइवर ने वक्त पर ब्रेक लगाया, मगर फिर भी वो धड़ाम करके पीछे की जानिब गिर गई। अंधे हो क्या? नज़र नहीं आता? किस तरह चला रहे हो गाड़ी? अभी तुमने गाड़ी मुझ पर चला देनी थी। निकलो बाहर। तुम बड़े लोग गाड़ी लेकर क्या समझते हो हम गरीबों को? हाँ, तुम समझते हो कि हम लोग इंसान ही नहीं है? वो खुद को संभालती अपनी कमर पकड़े उठकर बैठी थी। फिर गाड़ी के आगे बैठकर ज़ोर ज़ोर से चीखने लगी। वो लड़की चेहरे पर शदीद तकलीफ़ के आसार जाहिर किए। बिल्कुल ऐसा दिखा रही थी जैसे उसको बहुत ज़ोर से चोट आई हो। वो शदीद गुस्से में हुआ इस वक्त। क्या हुआ? गाड़ी क्यों रोक दी? वो लैपटॉप पर अपना काम करने में मसरूफ़ था। कानों में हैंड फ्री लगी थी। कुछ देर बाद उसे महसूस हुआ कि गाड़ी रुक गई है उसकी। उसने अपने कानों से हैंड फ्री निकाली, फिर अपने ड्राइवर की जानिब देखा। आईब्रो झुकाकर नरूटेपन से पूछा था। आजकल वो ज़रूरत से ज़्यादा ही चिड़चिड़ा रहने लगा था, जिसकी वजह उसके वालिदैन की ज़रूरत से ज़्यादा ही शादी के लिए प्रेशराइज़ करना था। सर, वो चोरनी। बस दानिश का इतना कहना था कि सामने सीट से मुंह निकालकर आगे की जानिब देखा। कहाँ? जैसे वो ढूंढ रहा हो। उसकी आंखों को तो वो कहीं नज़र ही नहीं आ रही थी। हाँ, अलबत्ता उस निस्वानी आवाज़ कानों के समाज से ज़रूर टकराई थी। सर, वो चोरनी आप जानकर हमारी गाड़ी के सामने आई है और अब हम पर चीख रही है उल्टा। आप कहें तो मैं जाकर इससे निपट लूँ। ड्राइवर के कहते ही आलियान की आंखें उसे घूरी से नवाजने लगी थी। माना उसकी पुष्ट थी आलियान की जानिब, लेकिन फिर भी वो महसूस कर सकता था आलियान की खतरनाक निगाहों की तपिश को, जो उसे अपने अंदर हॉल करती हुई मालूम हो रही थी। आलिया ने 1-2 सानियों तक उसे घूर कर देखा और फिर खुद पर से लैपटॉप हटाकर सीट पर रखा। गाड़ी का डोर खोलकर बाहर निकला था। जैसे ही वो जूनी ने गाड़ी का डोर खोलते देखा, उसने और ज़ोर शोर से रोना शुरू कर दिया था, अपनी कमर पकड़कर, जैसे उसे बहुत शदीद दर्द हो रहा हो। हाय अल्लाह, मार दिया जालिम। लोग आहिस्ता आहिस्ता उनकी गाड़ी के गिर जमा होने लगे थे। वो चीख भी तो इतनी ज़ोर ज़ोर से रही थी कि लोगों को तो उल्टा इकट्ठा होना ही था। मुझे लग रहा है मेरी कमर टूट गई है, अब मैं चलूँगी कैसे? मैं अभी वो रोते हुए दुहाइयाँ दे ही रही थी कि वो एक खूबसूरत नौजवान गाड़ी से बाहर निकलता नजर आया। उसे देखते ही जुनैशा को अपनी पेशानी पर पसीना आता हुआ महसूस हुआ था। गले में वो गिल्टी उभर कर मासूम हुई थी। आजकल मेरी किस्मत इतनी मुख्तलिफ समझ क्यों चल रही है? क्यों मैं ऊँट पर भी बैठूँ तो मुझे कुत्ता ही काट ले? हाय, टकराई भी तो किससे? ये तो मुझे छोड़ेगा नहीं। आलियान को देखते ही वो दिल ही दिल में बड़बड़ाई थी। तुम? अभी वो एक कदम ही उसकी जानिब बढ़ा था। मज़ीद कुछ कह पाता इससे पहले ही जूनी उठकर तेज़ी से भागी थी। लोग हैरत से उस लड़की को भागता हुआ देखने लगे, जो कुछ देर पहले सिर्फ ये कहकर चीख चीख कर वाविला कर रही थी कि इतनी ज़ोर से उसकी कमर पर लगी है कि वो हिल तक नहीं पा रही है। आलिया ने उसे भागता हुआ देखकर फ़ौरन ही उसके पीछे हो लिया। वो महज एक इत्तेफाक था कि वो फिर उस हसीन नौजवान से टकराई थी। इतनी बड़ी दुनिया में वो बार बार एक ही शख्स से क्यों टकरा रही थी? वो यही सोचकर अभी रुकी थी सांस लेने के लिए कि पीछे से किसी ने उसका कंधे पर अपना भारी हाथ रखा। वो एक सुनसान गली में आ गई थी भागते भागते, जहाँ इर्द गिर्द कोई भी ना था। आंखें मीचती वो चुलबुली गुड़िया मुड़ी जिससे भाग रही थी। उसे सामने खड़ा देख वो कड़वे कड़वे मुँह बनाने लगी थी। सॉरी, बस इतना कहकर उसने तेज़ी से फिर भागना चाहा, मगर आलिया ने उसे मौका ना दिया था। उसने फ़ौरन ही उसका बाजू पकड़ लिया था ताकि वो भाग ना सके। अपना बाजू छुड़ाने के लिए उस लड़की ने फ़ौरन ही आलियान की कलाई के जोड़ को मजबूती से पकड़कर अपने उल्टे हाथ से नीचे की जानिब खींचा ताकि उसकी पकड़ ढीली पड़े। उसने टेक्निक इस्तेमाल की थी, मगर मुकाबिल उससे ज़्यादा तेज़ था। माना उसे सीधे हाथ की पकड़ ढीली पड़ गई थी। इसीलिए उस नौजवान ने फुर्ती से अपने उल्टे हाथ से उसकी कलाई को पकड़कर कुछ यूँ घुमाया कि वो अगले ही लम्हे उसकी कमर के पीछे बंधी थी। और ये सब सिर्फ 2-3 लम्हों में ही हुआ था। उसे पहली बार कोई अपनी टक्कर का मिला था। जूनी ने फ़ौरन ही अपने पाँव उसके
मेन पार्ट पर हमला करना चाहा, मगर मुकाबिल ने अपने हाथ से उसका पाँव पकड़ लिया, जिसकी वजह से वो बहुत अजीब सिचुएशन में आ गई थी। जिस तरह वो अब इस लम्हे उस अजनबी नौजवान के साथ खड़ी थी, कोई भी देखता तो गलत मतलब आगाज़ करता। कराटे मैंने भी सीख रखे हैं, इसीलिए ताकत आजमाई ना करो तो बेहतर है। वो लड़की के कान के पास मुंह लाकर सरगोशी करने वाले अंदाज में गोया हुआ था। वो शदीद झुंझलाई थी इस लम्हे। छोड़ो मुझे। वो बिलेरी आंखों वाली गुड़िया आग बगूला हो रही थी। ओके, उसने फ़ौरन ही बात मान ली थी। ऐसे किसी कहता उसके पाँव छोड़ दिया था। सुनी ने सांस फूली फूली सी हो रही थी और जिस्म पसीनों से शराबोर था। वो नौजवान कुछ सानियों तक पलके झपकाए बगैर उसे देखता रहा था। हाथ भी छोड़ो, उसने दांत पीसते हुए कहा। डरो मत, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊँगा। उस लड़की को देखते हुए नरमी से बोला था। हाँ, डर? और तुमसे? ओ मिस्टर, मैं अपने बाप से नहीं डरती तो तुम क्या चीज़ हो? वो खासा इतराकर बोली थी, जैसे मजाक उड़ा रही हो इस बात का। अगर डर नहीं रही तो फिर भाग क्यों रही हो? मुकाबिल एक आईब्रो झुकाकर तफ्तीशी अफसरान की तरह पूछने लगा था। क्योंकि पैसे नहीं है मेरे पास तुम्हारी गाड़ी की भरपाई करने के लिए। उसने साफ गोई से काम लिया था। उसके लहजे में बेबसी थी ये बताते वक्त। उसकी गाड़ी की भरपाई तकरीबन लाखों में होगी। वो जूनी के पास तो एक चवन्नी तक नहीं थी। वो बेचारी भागे ना तो और क्या करे? ओके, अब इस ओके का मतलब क्या था? जूनी ये सोच में उलझी थी। अचानक जूनी ने महसूस किया कि वो लड़का उसके पीठ के मुकाम पर देख रहा है। उसे शदीद गुस्सा आया था। तुम्हें बुखार हो रहा है? उसे लग रहा था वो कोई गलत ऑफ़र करेगा, जिस तरह ख़ास तौर पर वो उसके पेट के मुकाम को देख रहा था। मगर अचानक ही उसने वो सवाल पूछा जिससे उसके हरगिज़ तवक्को न थी। वो उसके नाजुक कलाई पकड़े हुए और कलाई जल रही थी बुरी तरह। उसे कैसे पता न चलता कि वो लड़की बुखार में है? तो वो तिरछी निगाहों से, तो मेरे साथ चलो। जिस हालात में वो लड़की थी उससे कोई भी अंदाज़ा लगा सकता था कि उसके आगे पीछे कोई नहीं है पूछने वाला। ऊपर से वो बुखार में थी। वो कैसे उसे यूं छोड़कर जाता? क्यों? उसके लहजे में एहतजाजन नुमाया थी। क्यों? उसका कहा लफ्ज़ मुआफ़ाना अंदाज में दोहराने लगा। मुकाबिल की निगाह जूनी के अपने पेट के मुकाम पर जाकर रुकी थी, जिसके सबब उसका दिल चाहा कि उसका मुंह नोच ले। तेज़ बुखार भूख के सबब अब उसकी हिम्मत जवाब देने लगी थी, इसीलिए वो चाहकर भी उससे लड़ नहीं पा रही थी। कितने भी आंखें फाड़ फाड़ कर देख लो, अंदर का नज़र नहीं आएगा। जूनी का चेहरा सफ़ेद पड़ रहा था। आंखें बुखार की शिद्दत से सुर्ख व झुकी झुकी सी हो गई थी। उसने दांत पीसते हुए तंज़े मुस्कुराहट चेहरे पर सजाकर कहा था, तभी तो घर ले जा रहा हूँ ताकि आराम से देख सकूँ। उसके नाभि होठों के किनारों पर हल्की सी मुस्कुराहट नमूदार हुई थी ये जुमला अदा करते वक्त। घटिया इंसान। घर से बाहर निकलते ही ऐसे मर्दों का टकराव बहुत आम बात है। उसके नज़दीक आलियान पहला नहीं था जो उससे इस तरह मायनेखेज़ी बातें कर रहा था। वो उस जैसे बहुत से उससे टकराई थी। घर से भागने के बाद एक औरत को अपनी इज्जत बचाए रखना दुनिया का मुश्किल तरीन काम होता है। हाल तो ये है कि दो रोटी के टुकड़ों के अवज़ भी एक साइड में ले जाया जाता है। यही वजह थी वो चोरी करके खाने को मांग कर खाने से बेहतर समझने लगी थी। अगर वो मजबूत व असाब की मालिक ना होती तो यकीनन इस वक्त वो शायद ज़िंदा भी ना होती। खुदकुशी का बारहा दिल में ख्याल आता, मगर वो झटक देती थी कि नहीं, मेरी माँ ने सबके ताने सुन सुनकर मुझे इसलिए नहीं पाला कि एक दिन मैं हराम की मौत मर जाऊँ। वो बहुत थक चुकी थी, बस अपनी माँ को गोद में सर रखकर रोना चाहती थी। उसके प्लान में कभी भी अपनी माँ से बिछड़ना नहीं था। आज सोचती थी कि आवारा कुत्तों से लड़ लड़कर अपनी इज्जत बचाने से कहीं बेहतर था कि शहरोज़ की बीवी बनकर इज्जत से हवेली के एक कोने में पड़ी रहती। जलन हसद में किसी को गिराने के कहीं बेहतर है कि खुद को बेहतर बनाकर उभारा जाए, और आज ये बात वो बखूबी समझ चुकी थी। अगर ज़िंदगी उसे दोबारा मौका दे वापस माजी में जाने का, तो वो कभी भी अपना वक्त इन तीन लड़कों के पीछे इन तीन लड़कों को नीचे गिराने में ज़ाया नहीं करेगी, बल्कि ख़ुद को बेहतर बनाने में लगाएगी। क्योंकि ज़रूरी नहीं गिरा कर उभरा जाए, कभी कभार उभर कर भी तो गिराया जाता है। उसने दांत पीसते हुए जैसे ही अपने उल्टे हाथ से उसे मारना चाहा, मुकाबिल ने उसका हाथ रोक लिया था। साथ ही अगले लम्हे बहुत नरमी से नीचे छोड़ दिया। उसके अदा जूनी को हैरान कर गई थी। इस हालत में नहीं हो तुम, जूता चोर, कि तुम मुझसे लड़ो? ओह, तो तुम फ़ायदा उठाने का सोच रहे हो मेरी हालत से? वो गुर्राते हुए पूछने लगी थी। तुम्हें मैं फ़ायदा उठाने वालों में से लगता हूँ? अगर मुझे फ़ायदा ही उठाना होता तुम्हारा, तो तुम्हें याद हो तो तुम मेरे घर में थी बेहोशी की हालत में। मैं तब कुछ कर सकता था तुम्हारे साथ। नहीं किया, इसका दुख हो रहा था क्या तुम्हें? जूनी थी के लहजे में तेज़ी से पूछने लगी थी। दुख?
हाँ, कह सकती हो। 1-2 सानियों तक वो सिर्फ उस लड़की का सफ़ेद चेहरा देखता रहा और फिर निहायत गंभीर लहजे में सोचते हुए जवाब दिया। वो जूनी के इतने करीब खड़ा था कि उसकी गर्म सांसें जूनी को अपने करीब और गर्दन पर महसूस हो रही थीं। उसका जवाब सुन जूनी ने उसका चेहरा बगौर देखा। उससे ज़्यादा घटिया आदमी शायद ही उसने अपनी ज़िंदगी में देखा हो, जो कितने धड़ल्ले से खड़े होकर कह रहा था कि उसे दुख है। उसने उसकी बेबसी का फ़ायदा नहीं उठाया। गुस्से से उसका सफ़ेद चेहरा सुर्ख पड़ा था। तुम? अभी वो मज़ीद कुछ कहती इससे पहले ही उसका सेल जो पॉकेट में था वो रिंग हुआ। बगैर हाथ छोड़े, बगैर उस पर से निगाह हटाए, पॉकेट में उल्टा हाथ डालकर उसने सेल निकालकर कान से लगाया था। ओके, गेट इट। बस इतना कहकर उसने कॉल डिस्कनेक्ट कर दी थी और सेल वापस पॉकेट में रख लिया था। चलो, अब ज़्यादा बात करने का टाइम नहीं है मेरे पास। ये कहते ही उसने जूनी को अपने साथ खींचना शुरू कर दिया था। छोड़ो मेरा हाथ, मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाने वाली हूँ। वो मुसलसल एहतजाज कर रही थी। छोड़ो वरना मैं चीखूंगी। मगर मजाल है कि मुकाबिल पर कोई असर हुआ हो। वो उसे खींचता हुआ गाड़ी तक ले ही आया था। चीखो, उसके नाजुक व कमज़ोर वजूद को अपनी कार से लगाते मुकाबिल ने मुकम्मल इजाज़त दी चीखने की। मैं वाकई चीखूंगी, वो धमकी आमेज़ लहजे में बोली थी। हाँ, चीखो और जमा कर लो लोगों को। फिर मैं लोगों को बताऊंगा कि तुमने मेरी गाड़ी का नुकसान किया है, वो भी लाखों का। फिर मैं देखता हूँ कोई माँ का लाल मेरे हाथों से तुम्हें छुड़ाता है। उसका लहजा चैलेंजिंग था। मैं पैसे जमा करके दे दूंगी, निहायत लचकदार लहजे में बोली थी। वो सिर्फ भागना चाहती थी। अगर वो लड़ती रही तो उसे पता था मुकाबिल कभी नहीं भागने देगा। इसीलिए झम गई थी। गुड, चलो फिर बैठो, उसने गाड़ी का डोर खोलते हुए कहा था। मैंने कहा ना, पैसा जमा करके दे दूंगी। फिर अपने साथ क्यों ले जा रहे हो? खासा एहतजाजन पूछ रही थी। तुम्हारे पास इतने पैसे नहीं हैं कि अपने इलाज करवा सको और तुम चली हो मेरी लाखों की गाड़ी की भरपाई करने। लेकिन चलो, तुम्हें इसका ख्याल आया, ये अच्छी बात है। अब जब तुम पैसे जमा करना चाहती ही हो तो मुझे कोई मसला नहीं है, लेकिन पैसे आसमानों से तो नहीं टपकेंगे ना। इसके लिए काम करना पड़ेगा। मेरी जूता चोरनी एक काम तुम्हारे पास है नहीं, इसीलिए मेरे घर चलो, वहाँ काम करो, कमाओ और अपने कर्ज उतारो। ईजी, वो मुस्कुराते हुए बोला, जैसे कोई बड़ी बात ही ना हो। कैसा काम? उसने डरते हुए पूछा। कहीं ना कहीं उसे यकीन था कोई उल्टा काम ही निकलेगा। पढ़ी लिखी हो तो तुम हो नहीं, वरना यूं चोरियां करती तो ना फिर रही होती। इसीलिए ऑफिस में तो जॉब नहीं दे सकता, ना ही अपनी सेक्रेटरी रख सकता हूँ। इसीलिए घर का ख्याल रखो। झाड़ू पोछा तो करना आता होगा? उसके सवाल करते ही जूनी फ़ौरन अज़बात में सर हिलाने लगी थी। पकाने के सिर्फ झाड़ू पोछा करवाओगे? पक्का ना, झाड़ू पोछा ही करवाओगे? क्योंकि अगर तुमने मुझे डबल क्रॉस करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें तुम्हारे ही गार्डन में जिंदा दफन कर दूंगी, समझे? आखिरी जुमला उसने खासा वार्निंग अमेज़ लहजे में अदा किया था। वो तो सीधी खड़ी ही नहीं हो पा रही और चली है मुझे जिंदा दफन करने। बैठो गाड़ी में। वो जैसे उसकी धमकी को मजाक में उड़ा गया था। अच्छा, खाना दोगे 2 वक्त का? उसने संजीदगी से फ़कत इस बात में सर हिलाया था। जुनैशा उसे वार्निंग लग देती हुए गाड़ी में बैठ गई थी। गाड़ी में बैठते ही उस एसी की ठंडक से उसके जिस्म को लगी थी। उसे ठंड लगने लगी थी, साथ साथ पूरा जिस्म साथ छोड़ता हुआ महसूस हुआ था। एसी ऑफ कर दो। गाड़ी स्टार्ट होते ही आलियान वापस अपने लैपटॉप में लग गया था, मगर काम करते करते जब निगाह उठकर उस लड़की के जानिब सरसरी से देखा तो उसे सुकड़ता हुआ पाया था। दानिश को देखा, तेज़ी से हुक्म सादर किया था। एसी ऑफ होते ही गाड़ी में घुटन होना शुरू हो गई थी, इसीलिए आलिया ने अपनी साइड का शीशा खोल लिया, जिससे ठंडी हवा अंदर आने लगी। वो हुनूर जूनी के चेहरे पर लग रही थी, जिसका सबब उसकी आंखें बंद होने लगी थीं और कुछ देर बाद वो गहरी नींद के आगोश में चली गई थी। वहीं दूसरी जानिब भाई ये डस्टबिन लेकर कहाँ जा रहे हैं इतनी रात को आप? आफिया उलझकर पूछ रही थी। बाहर रखने जा रहा था। सुबह नींद खराब होती है जब कचरे वाला आता है तो। आफिया ताज्जुब से उसका चेहरा देखने लगी। सुबह से 20-25वां चक्कर होगा उसके दरवाजे पर। वो बात बेबात दरवाजे पर जा रहा था आज, और फिर अपना सा मुँह लेकर वापस आ जाता था। मगर आप तो फजर में ही उठ जाते हैं और कचरे वाला तो 8 बजे तक आता है। वो समझ नहीं पा रही थी अमन को हुआ क्या है आज। तुम जाकर सो जाओ, काफ़ी रात हो गई है। सुबह कॉलेज नहीं जाना है क्या तुम्हें? शायद वो झुंझलाकर कहता है। वो डस्टबिन लेकर बाहर चल दिया था। दरवाज़ा खोलते ही उसने सबसे पहले चबूतरे की जानिब देखा, वो खाली था। वो थक गया था सुबह से इस खाली देख कर। उसे बुखार था। ये सोच उसके दिल को शिद्दत से कुछ हुआ था। चाह कर भी खुद को रोक नहीं पा रहा था उसकी फ़िक्र करने से। आफिया, ताला लगा लो, मैं बाहर जा रहा हूँ। मज़ीद बर्दाश्त ना हुआ उससे। वो गाड़ी की चाबी लेकर आफिया को आवाज़ लगाता बाहर से उसे ढूंढने चला गया था।
तुम उठ गई? उसका सर भारी हो रहा था जब आँख खोली थी। सामने आलियान को खड़ा पाया। हाँ, मैं कहाँ हूँ? उसने इर्द गिर्द देखते हुए पूछा था। अस्पताल में, वो भी 3 दिनों से। मुकम्मल ब्लैकआउट। आलियान ने आखिरी लफ्ज़ हासन जताते हुए उसे कहा था। क्या 3 दिन? उसे तो जैसे यकीन ही ना आया हो। कोई आया मुझे ढूंढने? उसने बड़ी उम्मीद से पूछा था, जैसे किसी का इंतज़ार हो आने का। नहीं, कोई है तुम्हारी फैमिली मेम्बर तो मुझे बता दो, मैं उसे कॉल करके बुला लेता हूँ। मुझे तो लगा था कि तुम। वो कहते कहते खुद ही रुक गया था, मानो उसने बात अधूरी छोड़ दी थी, मगर मुकाबिल समझ चुकी थी कि मैं लावारिस हूँ। अजीब सी रंजीदगी थी उसके लहजे में ये जुमला अदा करते वक्त। कुछ लम्हे माहौल पर खामोशी का राज रहा। जूनी बहुत रंजीदा सी हो गई थी। कुछ खाओगी? आलिया ने उसके चेहरे को बगौर देखते हुए खामोशी को तोड़ा था। हाँ ठीक है, तुम रेस्ट करो, मैं खाने के लिए कुछ लेकर आता हूँ। वो सुन जहन के साथ लेटी रही थी। शायद अब वो मुझसे प्यार नहीं करता। ज़ेरेलब ये जुमला पड़पड़ाते उसकी आंखों से आंसू बहते बेडशीट पर गिरे थे। ये काला बिल्ला कौन है? वो चुपचाप बैठकर खाना खा रहे थे कि अचानक आलिया ने सवाल किया था। मेरा कज़िन, मेरी मोहब्बत, और वो शख्स जिसे मैं धोखा देकर भागी हूँ, ऐन निकाह के वक्त छोड़कर। उसने नहीं पता क्यों, मगर वो बात करना चाहती थी। अपने अंदर जो दर्द छुपा था उसे शेयर करना चाहती थी किसी से। वो थक चुकी थी अपने अंदर सब पीते पीते, इतनी तकलीफ़ों को अकेले झेलते झेलते। हर किसी को उसके एक दोस्त की ज़रूरत होती है, उसे भी थी। और ओह, तुम भागी क्यों जब तुम्हें उससे मोहब्बत थी? आलियान चाह कर भी खुद को रोक नहीं सका था उसे सवाल करने से। पता नहीं, शायद किसी पागल कुत्ते ने काट लिया था। उसने कंधे उचकाते हुए कहा था। लापरवाही से जवाब दिया, जिस पर आलिया ने मुस्कुरा दिया। चलो बैठो गाड़ी में। आलियान ने पैसेंजर सीट का दरवाज़ा खोलते हुए उसके जानिब देखकर कहा था। शुक्रिया मेरा ख्याल रखने के लिए। उसने दिल से शुक्रिया अदा किया था। वो सोचना भी नहीं चाहती थी कि अगर आलियान उसका ख्याल ना करता तो इस वक्त वो कहाँ पड़ी होती। तुम ये सब गाड़ी में बैठकर भी कह सकती हो, मुकाबिल ने लापरवाही से कहा था। वो इस बात में सर हिलाकर गाड़ी में चुपचाप बैठ गई थी। वो खूबसूरत नौजवान ऑफिस से घर लौटा तो सामने ही वो लड़की सीढ़ियों पर पोछा लगाती नजर आई थी। आलियान वही लाउंज में बैठ गया था। मुलाजमा ने पानी का गिलास ला कर दिया तो पानी पीते ही वो कनखियों से उस लड़की को तकने लगा जो अपने काम में मगन नजर आ रही थी। 1 हफ्ते से वो सर्वेंट क्वार्टर में रह रही थी आलियान के घर। 2 वक्त का उसे इज्जत से खाना मिल जाता और उसे क्या चाहिए था। उसकी आंखों में अब चुलबुलापन नहीं रहा था, बल्कि रंजीदगी की रहने लगी थी। कोई उसे देख लेता तो पहचानता भी नहीं कि वो जुनैशा बख्श चौधरी है। वो किचन में काम कर रही थी जब अचानक सहन में धमक की आवाज़ आई। आफिया फ़ौरन ही काम छोड़कर सहन में आई थी। जूनी, कहाँ चली गई थी तुम? वो इस तरह दीवार से क्यों कूद कर आई हो? तुम दरवाजे से आ जाती, मैं तुम्हारे लिए दरवाज़ा खोल देती। वो लड़की ज़मीन पर चित पड़ी थी। आफिया ने बड़ी नरमी से कहा था उसे उठाते हुए, जैसे तुम्हारे भाई खोलने देता ना। वो खासा दिल जले लहजे में गोया हुई थी। क्यों नहीं खोलने देते? पागलों की तरह ढूंढ रहे हैं आखिर तुम्हें। वो दिल ही दिल में बड़बड़ाई थी। देखो, तुम्हारे होठों से खून निकल रहा है। चलो आओ, मैं तेल लगा देती हूँ। आफिया ने उसे फ़ौरन ही अपने साथ अंदर ले गई थी। आफिया के साथ वो किचन में ही खड़ी थी। आफिया खाना बनाती जा रही थी और जूनी उसे मुसलसल सताइशी निगाहों से तक रही थी। जूनी, तुम और भाई पहले मिले हो? ये वो सवाल था जो आफिया के जहन में कब से चल रहा था। हाँ, उसने फ़कत इतना ही जवाब दिया। फिर आफिया हैरानगी व उलझी निगाहों से उसे देखने लगी थी। क्या वाकई उसे कुछ भी याद नहीं? मगर क्यों? वो दिल ही दिल में सोच रही थी। आफिया, क्या तुम कभी गाँव गई हो अमन के साथ? जूनी ने फ़कत अंदाज़ा लगाने के लिए सवाल किया था। वो देखना चाहती थी कि आफिया क्या जवाब देती है। नहीं, वो टमाटर बड़ी खूबसूरती से काटते हुए जवाब दे रही थी। उसने साफ इनकार किया। तुम्हें याद नहीं है शायद? क्या? आफिया उलझकर पूछने लगी थी। अभी जूनी जवाब देती इससे कबल ही घर का दरवाज़ा नॉक हुआ। आज फिर भाई चाबी लेकर जाना भूल गए। रुको, मैं दरवाज़ा खोलकर अभी आती हूँ। आफिया कहकर दरवाज़ा खोलने चली गई थी। अमन ट्यूशन पढ़ाकर लौटा था। वो काफ़ी दिनों से बहुत परेशान था, इसीलिए उसे नींद नहीं आ रही थी और ना ही वो ठीक तरह सो सका था, जिसकी वजह से उसके खूबसूरत चेहरे पर थकान अलग ही नुमाया थी। आप बैठे, मैं आपके लिए पानी लाती हूँ। आफिया ये कहकर किचन की जानिब बढ़ गई। उसके सर में दर्द हो रहा था। थकन की शिद्दत से अपना जोड़ थकता हुआ महसूस हुआ उसे। वो चेयर पर बैठकर सर झुकाए अपनी पेशानी मसल रहा था जब पानी का गिलास उसके सामने आया। उसने सर उठाकर देखने की जहमत किए बगैर पानी का गिलास चेहरे से उठाया। कहाँ हो जूनी? उसका जहन अभी तक जूनी में ही लटका हुआ था। थक गया था वो ढूंढते ढूंढते, मगर वो लड़की मिल ही नहीं रही थी उसे। वो अपने ख्यालों में मगन ऐसे कैसे बड़बड़ाया। तुम्हारे सामने। अचानक आने वाली आवाज़ पर चौंक कर उसने नज़र उठाकर देखा। वो सामने खड़ी थी। यकीन ना आया। क्या? अमन उसे ऐसे देख रहा था जैसे उसकी रूह तक को देख पा रहा हो। उसकी नज़र ठहर गई थी इस लड़की पर। उसे वक्त फिर थमता हुआ महसूस हुआ। जूनी उसके यूँ देखने पर नर्वस हो गई थी। उसे समझ नहीं आया वो हसीन काले कुर्ते में मलबूस चमकते चेहरे वाला नौजवान ऐसे क्यों देख रहा है उसे। कितने ढीठ हो तुम।
वो उसे बगौर देखते, आंखें छोटी कर दांत पीसते हुए बोला था। वो अपने जज्बात को बिखरने की इजाज़त नहीं दे रहा था इस लड़की के सामने। अगर उसने किसी और लड़की को यूं निकाला होता तो वो कभी पलट कर ना आती, मगर वो ढीठ लड़की फिर भी ना सिर्फ घर में आ गई थी बल्कि उसके सामने पानी का गिलास लिए बड़ी शान से खड़ी भी थी। तुम्हें तो शुक्र अदा करना चाहिए। होठों के किनारों पर तंजिया मुस्कुराहट सजाए बोली थी। किस बात का? मुकाबिल उलझकर कि मैं बहुत ढीठ हूँ, क्योंकि अगर मैं ढीठ ना होती तो तुम कभी अपना ये गुरूर कायम न रख पाते। वो लड़की निहायत पुरएतमाद लहजे में बोली थी कि एक दो सानियों के लिए अमन उसका चेहरा देखता रह गया। ये तुम्हारी खुशफहमी है फ़कत जुनैशा बख्श, मुझे तो याद भी नहीं था तुम्हारे मुतालिक। वो हसीन नौजवान मगरूर व बेनियाज लहजे में कहकर पानी का गिलास मुँह से लगा गया। तो फिर क्यों नहीं कहते, निकलो जुनैशा। वो अचानक उसके चेयर के दोनों साइड पर हाथ जमा कर झुकी तो मुकाबिल को लगा उसका पानी का गिलास गले में ही अटका हो। तुम्हें लगता है मैं नहीं बोल सकता? पानी का गिलास नीचे कर उसकी बलोरी आंखों में झांकते चैलेंजिंग अंदाज में कहा था। नहीं, जब तुम मुझे बुखार की हालत में घर से बाहर निकाल सकते हो तो मुझे यकीन है तुम बोल सकते हो। माना उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी, मगर वो उसकी आंखों तक रसाई हासिल नहीं कर रही थी। अमन ने उसकी आंखों में देखा। आज उनमें चुलबुलापन कहीं नजर नहीं आ रहा था जैसे हमेशा होता था, बल्कि उसकी जगह संजीदगी थी, रंज था, गम था, कर्ब था, शदीद कर्ब। अच्छा लगा जानकर कि तुम जानती हो तुम्हारी क्या औकात है मेरी नज़रों में। अब तंजिया मुस्कुराहट चेहरे पर सजाए वो दिल जले अंदाज में बोला था। अमन बख्श, याद है एक बार तुमने मुझसे कहा था कि ना करो जू वरना तुम मुझे खो दोगी। आज मैं तुमसे कहती हूँ, ना करो अमन बख्श वरना तुम मुझे खो दोगे। इस लड़की के जुमले मुकाबिल के दिल पर जैसे किसी गहरी ज़र्ब की तरह लगे थे। एक लम्हे के लिए उसे लगा जैसे वो रोक देगी। अब उस लड़की को अपने दिल मुट्ठी में भिजता हुआ महसूस हुआ था। बस एक बार बोल दो कि दफ़ा हो जाओ यहाँ से जुनैशा बख्श चौधरी, और तुम्हारी कसम अमन बख्श, मैं तुम्हें ये चेहरा नहीं दिखाऊंगी फिर कभी अपना। जूनी का जुमला सुन जैसे उसके जिस्म से जान निकली हो, वो बस उसे देखता रहा। हटो, मुझे फ्रेश होने जाना है। कुछ सानियों तक माहौल पर खामोशी तारी रही थी, फिर वो नज़र चुरा कर बरहमी से बोला तो वो फ़ौरन ही दूर हटकर खड़ी हुई थी, मगर अब उस लड़की के चेहरे पर इत्मीनान थी। वो फ्रेश होकर निकला तो जूनी को अपनी जगह चेयर पर बैठा पानी पीता हुआ पाया था। ये वही पानी था जो उसका झूठा था। चेहरे पर बगैर कोई तासुरात लाए वो खामोशी से वहाँ से चल दिया। आ जाए भाई, चाय पी लें। उसका रोज़ का मामूल था, शाम के वक्त बैठकर दोनों बहन भाई चाय पीते थे। मैं जूनी को बुलाती हूँ, वो भी हमारे साथ ही चाय पी लेगी। टेबल पर ट्रे रखते हुए अमन की जानिब देख बोली थी, जो चाय का कप उठा रहा था। उसे डिस्टर्ब मत करो, वो सो गई है। लापरवाही से कहता वो चाय का कप मुँह को लगा गया था। आपको पसंद है ना वो? आफिया के अचानक सवाल पर बेधड़क उसके मुँह से चाय का फवारा निकला था। हाँ। आफिया उसका रिएक्शन देखकर मुस्कुराए बगैर ना रह सकी थी। मैं ले आती हूँ उसे। अच्छा है, साथ चाय पी लेगी। उसने खासा प्लेफुल अंदाज में मुस्कुराते हुए कहा था। यकीनन अमन को तंग कर रही थी वो। आफिया, उसने घूरी से नवाजा था तो उस प्यारी लड़की ने फ़ौरन वहाँ से भागने में ही आफत जानी। आफिया से उसे उठाकर ज़बरदस्ती चाय पिलाने ले आई थी। वो नींद में आकर अमन के सामने वाली चेयर पर पाँव चेयर पर आल्टी पाल्टी वाले अंदाज में मोड़कर बैठ गई थी। वो चुलबुली गुड़िया अभी भी नींद के झोंके ले रही थी। जूनी, चाय दूँ? आफिया की आवाज़ पर बड़ी मुश्किल से उसने अपनी आंखें खोली थीं। हाँ। मैंने पूछा चाय दूँ? हाँ, थोड़ी सी। उसने नींद में ही जवाब दिया था। मत दो, खुद पर गिरा लेगी वरना। अमन के कहते ही आफिया ने इस बात में सर हिलाया। ओ, मुझे तो फ़ोन करना था अंबर को, मैं आती हूँ। आफिया तेज़ी से कहकर वहाँ से उठकर चलती थी। वो नींद में इतनी धुत थी कि बैठे बैठे झोंके ले रही थी। अमन ने उससे कुछ कहा, बस खामोशी से तकता रहा। कभी उसे देखता, कभी उसके होठों को, कभी नींद के खुमार से भरी उसकी आंखों को, जो नींद का झोंका लेते वक्त अचानक खुलती और फिर दोबारा बंद हो जाती। आफिया अपना चाय का कप साथ ही ले गई थी। ये बात अमन ने नोट कर ली थी। अचानक जूनी ने अपने बालों को जो चेहरे पर आ रहे थे कान के पीछे किया, जैसे वो नींद में उसे तंग कर रहे हों। कहने को वो एक मामूली सा अमल था, मगर अमन को वो अपने दिल में हलचल मचाता हुआ महसूस हुआ। उसके सुराहीदार सफ़ेद गर्दन मुकाबिल को तवज्जो मुकम्मल अपनी जानिब मजदमल कर चुकी थी। उसे अचानक गर्मी का एहसास होने लगा। चाय दूँ? ख्याल आया कहीं वो भूखी ना सो रही हो, इसीलिए आहिस्ते से पूछा था। उसने नींद में ही कहा था, और फिर अपने ख्याल जो दोबारा झोंके लेते वक्त चेहरे पर छा गए थे झुंझलाकर कानों के पीछे करने लगी थी। उसका बार बार बालों को कान के पीछे करना अमन को तंग कर रहा था। अब मैं बाल बांधूं तुम्हारे? तंग कर रहे हैं ना तुम्हें? उसने संजीदगी से पूछा था। वाह, हाँ बांध दो यार, बहुत तंग कर रहे हैं, उसने नींद में जवाब दिया था।
अगले ही पल वो चाय का कप टेबल पर रख तेजी से उसके करीब आ गया, जैसे इजाज़त के दर पे बैठा था बस। उसने नरमी से उसके बालों को कान के पीछे अपनी उंगली से, बस उसकी उंगलियों का सर्द लम्स उस लड़की की जिल्द को महसूस करना था। वो करंट खाकर उठी। आँख खुलते ही जूनी ने उस हसीन काले कुर्ते में मलबूस लंबे चौड़े नौजवान को अपने ऊपर झुका पाया था। वो इतना खूबसूरत लग रहा था करीब से देखने पर कि वो एक लम्हे के लिए अपना सांस लेना भूल बैठी। वो तो भूल ही गई थी जैसे अमन कितना खूबसूरत है। क्या कर रहे हो? उसके नज़दीक से घबराकर वो तेज़ी से पूछ उठी। बाल बांध रहा हूँ, तुमने ही तो कहा है अभी मुझे, खासा संजीदगी से जवाब दिया। मैंने कहा? वो हैरान होकर पूछ रही थी क्योंकि वो नींद में थी, इसीलिए उसे बिल्कुल भी याद नहीं था कि उसने अमन से ऐसा कुछ कहा हो। तो तुम्हारे नज़दीक क्या मैं मर रहा हूँ तुम्हारी घनी खुशबूदार जुल्फ़ों में अपनी उंगलियां उलझाने के लिए? एक आईब्रो उचकाकर तीखी नज़रों से उसे घूरते तंज़े अंदाज में सब्सार किया था। हाँ, अमन को लगा था वो साफ इनकार कर देगी, जिस तरह वो घबराई हुई नज़र आ रही थी, मगर वो जुनैशा बख्श चौधरी थी, शायद भूल गया था वो। अगले ही पल उसने पुरएतमादी से आंखों में आंखें डालकर जवाब दिया। तुम्हारे ख्वाबों में, खासा मगरूर व बेनियाज लहजे में कहा था। ख्वाबों में बातें सिर्फ बालों से तक ही महदूद नहीं रहती। वो सुर्ख गालों के साथ बोली थी तो मुकाबिल उसका चेहरा दिखता रह गया। अगले ही लम्हे अमन को शिद्दत से महसूस हुआ कि उसने गलत इंसान से पंगा ले लिया है। माना वो सिर्फ अल्फाज के फायर कर रही थी, मगर वो नहीं जानती वो सिर्फ कह रही थी और मुकाबिल तस्वुराती तौर पर इन लम्हों को जीता था। कभी चुप भी रह लिया करो, लाजिम नहीं है तुम्हारा हर बात का जवाब देना। वो सर पर हल्की सी धत मारता फ़ौरन ही वहाँ से चल दिया था। बाल नहीं बांधोगे? उसने मुकाबिल के पुश्त तकते लचकदार अंदाज में पूछा था। माना लहजा लचकदार था, मगर आंखें वो तो शौकी से भरी हुई थी। वो सुनकर भी अनसुनी करता वहाँ से चल दिया था। जोनी ने देखा उसके कप में चाय बची हुई थी। उसने बाखुशी उठाकर पीना शुरू कर दी थी। वो कमरे में आया तो जोनी एलसीडी पर रोमांटिक सॉन्ग चलाती नजर आई। आफिया साथ ही बैठी हुई थी। कितना खूबसूरत है ना ये, जोनी ने मेल एक्टर को देखते हुए कहा था। नहीं, बस सही है, इससे कहीं ज़्यादा खूबसूरत तो मेरे भाई हैं, आफिया फ़ौरन ही बोली थी। अब मोहब्बत में इतना भी अंदर नहीं होना चाहिए इंसान को, जोनी ने फ़ौरन ही तड़क सा जवाब दिया था। इसका जवाब देते ही अमन की आंखें जोनी पर टिक गईं। काला बिल्ला कहाँ से खूबसूरत हो गया? जोनी ने कड़वा मुंह बनाते हुए पूछा तो अमन के कानों से धुआं निकलने लगा था। एक तो मुझे समझ नहीं आता, तुम मेरे गोरे चिट्टे भाई को काला बिल्ला क्यों बुलाती रहती हो? आफिया जैसे खफा हुई थी। अपने भाई से बड़ी मोहब्बत थी उसे, और क्यों न कर होती, उसका भाई भी तो उस पर जान छिड़कता था। मुझे नहीं याद कि मैं इसे काला बिल्ला क्यों बुलाती हूँ। शायद बचपन से इसे काले कपड़े ही पहनते देखा है ना, इसीलिए मुझे याद नहीं पड़ता मैंने इसे कभी किसी और कलर में देखा हो। जबकि कभी कभार सोचती हूँ कि वो दूसरे रंग में कपड़ों में कैसा लगे, शायद उन हीरो से ज़्यादा खूबसूरत लगे। जुनी अभी बोल ही रही थी कि आफिया ने तेज़ी से पूछा था। तुम भाई को बचपन से जानती हो, मगर तुम तो गाँव से आई हो ना? जुनैशा बख्श चौधरी। पीछे से घुराते शेर की दहाड़ सुन जोनी ने फ़ौरन ही ज़ोर से आंखें मीची थीं। आफिया अपने कमरे में जाओ और पढ़ लो कुछ, पेपर्स नज़दीक हैं तुम्हारे बोर्ड के। जूनी को लगा था कि वो आकर उस पर बहुत चीखेगा, फिर गुस्से में उसे घर से निकाल देगा, मगर उसके तवक्को के बरअक्स वो एकदम मौजू बदल गया था। आफिया फ़ौरन ही असबात में सर हिलाकर चल दी थी, जबकि जूनी एलसीडी तेज़ी से ऑफ करके सोफे पर फैल कर लेट गई और बाजू अपनी आंखों पर हाइल कर लिए। जुनैशा बख्श, वो उसके सामने आकर खड़ा हुआ। मिस जुनैशा बख्श सो गई हैं, अगर आपको कोई बहुत ज़रूरी काम है तो मैसेज छोड़ दें। वो किसी मशीनी ऑपरेटर की तरह तेज़ी से बोली थी। आफिया के सामने माजी की कोई बात भूलकर भी ज़बान पर मत लाना। उम्मीद है जुनैशा बख्श के भूसा भरे दिमाग में ये मैसेज पहुंच जाएगा, क्योंकि अगर नहीं पहुंचा तो मैं इस मशीन का नट खोल कर पहुँचा दूँगा। आखिरी जुमला दांत पीसते हुए उसके चेहरे को गौर से देखते हुए नर्म मगर धमकी आमेज लहजे में अदा किया था। फिर वहाँ से लंबे लंबे कदम भरता हुआ बाहर निकल गया था। उसने जाते ही जोनी ने सुख का सांस लिया। रात के 10 बजते ही उसने अपना कोट पहना। कहाँ? मुकाबिल जो अपने रजिस्टर में मुंह दिए बैठा था उसके जानिब मतवज्जा होकर आईब्रो झुकाकर पूछने लगा था। अपने घर और कहाँ? वो नरमी से बोली थी, साथ साथ कोट की जेब से निकाल कर चेहरे पर मास्क लगाया था। घर? अमन उलझा। क्या वो हवेली जा रही थी वापस? कौन लेने आ रहा है तुम्हें? तफ्तीशी अफसरान की तरह पूछ रहा था। मुझे कौन लेने आएगा भला? उसने अपने बालों को समेट कर जूड़े कर कसकर बांध लिया था। कैप पहनकर बाल उसमें मुकम्मल छुपाते हुए उसने अमन के जानिब लापरवाही से कहा था। तो फिर क्या अकेली जाओगी? वो जैसे फ़िक्रमंद हुआ था। तो मुकाबिल नासमझी से जुनैशा बख्श चौधरी, क्या आप बताना पसंद करेंगी चल क्या रहा है आखिर? वो अपनी जगह से खड़ा हुआ, उसके पास आकर उसके खूबसूरत चेहरे को बगौर देखते हुए तफ्तीशी अंदाज में इस्तफसार करने लगा था।
तुम्हें दोबारा अपनी मोहब्बत में गिरफ्तार करने की कोशिश कर रही हूँ, नज़र नहीं आ रहा क्या? उसने बहुत साफ गोई से अपने आने का मकसद बयान कर दिया था। अब क्या चाहिए मुझसे? वो बरहमी से दोनों हाथ सीने पर फोल्ड करके दांत पीसते हुए पूछने लगा। तुम, उसने खूबरू नौजवान की जारी मोहब्बत भरी निगाहों से देखते हुए कहा था। सिर्फ तुम्हारे ख्वाबों में, छोटी आंखें कर बगौर उसे देखते मगरूर लहजे में जवाब दिया था। बताया ना, ख्वाबों में और भी बहुत कुछ होता है। उसकी आंखों में शोखी उभरी थी। तुम्हें चुप रहना आता है? मुकाबिल झुंझलाकर बोला था। नहीं, तुम सिखा दो। तुम्हारे माँ बाप ना सिखा सके, मैं क्या सिखाऊंगा? वो जैसे हथियार डाल गया था जंग में उतरने से पहले ही। वो इसलिए नहीं सिखा सके क्योंकि उन्हें हुनर नहीं आता था सिखाने का। तुम्हें बाखूबी आता है। वो आंखों से मोहब्बत के जाल फेंकते हुए बोली थी। तो यूँ कहो ना, दोबारा खुश फैमिली में मुब्तला करने आई हो। उसकी आंखों में जूनी ने इस लम्हे शदीद कदूरत उभरती देखी थी। तुम मुझसे नफरत करते हो? तुम्हारी सोच से भी ज़्यादा, उसकी बुलोनी आंखों में झांकते एक एक लफ्ज़ जताकर कहा था। मुझे माफ़ नहीं कर सकते? खासा उम्मीद भरी नज़रों से तकते हुए पूछा था। पता नहीं, वो नज़रें चुराकर बोला था। मौका तो दे सकते हो, लचकदार अंदाज में पूछा था। दोबारा दिल तोड़ने का? मुकाबिल दिल जले अंदाज में मुस्कुराते हुए इस्तफसार करने लगा था। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, वो नज़रें झुकाकर बोली थी। तुम्हारी शर्मिंदगी मेरे दर्द का मदावा नहीं कर सकती जो मैं बर्दाश्त कर चुका हूँ। वो गंभीर लहजे में बेतासुर चेहरे के साथ गोया हुआ था। ठीक है, तो मैं दोबारा नहीं आऊँगी अब, वो टूटे लहजे में कहकर तेज़ी से मुड़ने लगी थी। तुम बार बार मुझे इमोशनली ब्लैकमेल क्यों कर रही हो? तेज़ी से उस हसीन गुड़िया का बाजू दबोच कर वापस अपनी जानिब मोड़ते आंखों में आंखें डाल दांत पीसते हुए बोला था। तो तुम मानते भी कब हो कि तुम मानते हो अभी भी इमोशनली अटैच हो मुझसे? उस लड़की की आंखों में एक अजीब सी चमक उभरी थी ये जुमला अदा करते वक्त। तुम चाहते क्या हो आखिर? वो किसी सूरत नहीं मान सकता था कि जुनैशा बख्श चौधरी बगैर किसी मकसद के इतनी दूर सिर्फ उसके खातिर आई है। कितनी बार बोलूँ? यह अच्छा लगता है बार बार सुनना। मैं सच सुनना चाहता हूँ। वो मजीद उसके नज़दीक बाजू अपनी पकड़ कस गया था। वो दोनों इतना करीब खड़े थे कि दोनों एक दूसरे के सांसों की गर्मी को महसूस कर रहे थे अपने चेहरे पर। थोड़ा यकीन कर लो मुझ पर, जैसे मिन्नत पर उतर आई हो। नहीं कर सकता, बहुत बुरी तरह तोड़ा है तुमने। माना चेहरा बेतासुर था मगर आंखें कर्ब की शिद्दत से सुर्ख पड़ चुकी थीं। तुम्हारी कसम, अपने नज़दीक उसने सबसे मोतबर कसम खाई थी। क्यों मुझे मारने पर तुली हो? मुझे अपनी जवान बहन की शादी भी करनी है। तुम्हें लगता है मैं तुम्हारी झूठी कसम खाऊंगी? वो जैसे पिंक हुई थी। उसे यकीन न आया कि मुकाबिल इतनी बड़ी कसम पर भी एतबार करने के लिए तैयार नहीं है। तो सब खा गए, मेरी खुशियाँ, मेरे ख्वाब, मेरे अरमान, मेरी मोहब्बत, हत्ता कि मेरे हिस्से की जायदाद भी। तो फिर एक कसम खा लेने की क्या बड़ी बात है? तुम कुछ भी कर सकती हो जुनैशा बख्श। तुम्हारी सलाहियतों पर शक करना नहीं सीखा मैंने कभी। होठों के किनारों पर हल्के से तबस्सुम सजाए बोला था। वो तबस्सुम जूनी का दिल जला गई थी। उसके लहजे में कहीं भी शिकवा ना था, वो सिर्फ जता रहा था। तो फिर छोड़ दो ना, मैं चली जाती हूँ। वो शर्मिंदगी की इंतहा गहराइयों में गर्क थी। नज़रें झुकाए मारे हारे हुए अंदाज में बोली थी। तुम वापस ही क्यों आई हो? वो उसके जवाब का शिद्दत से मुतालशी था। क्या फ़ायदा बोलने का जब तुमने एतबार ही नहीं करना? उसने ऐसे से बाजू छोड़ दिया था। वो पलटकर खामोशी से चल दी। उसका हर एक कदम अमन के दिल पर गुजर रहा था। वो उसे खुद से दूर जाता देखता रहा। बहुत हसरत थी उन आँखों में। इतनी रात को कहाँ से आ रही हो? वो वापस लौटी तो बाहर गार्डन में आलियान को अपना मुंतजर बैठा पाया था, अपने कज़िन के घर से। वो आहिस्ते से जवाबन देकर चलने लगी थी। काला बिल्ला। जोनी के कदम अज खुद रुके थे। आपको कैसे पता? वो हैरान होकर पूछ रही थी। तो माफ़ कर दिया है उसने तुम्हें? आलिया ने बड़े तजस्सुस से पूछा था। अभी तो नहीं। कोशिश करती रहो, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। उस लड़की का लटका हुआ मुंह देख वो हिम्मत देने लगा था। वो किसी सूरत एतबार करने के लिए तैयार नहीं है। उसका दिल टूटा है और जब दिल टूटता है ना तो इंसान टूट कर रह जाता है। इतनी आसानी से एतबार वापस नहीं आता। थोड़ा वक्त दो उसे, मगर कोशिश मत करना छोड़ना, क्योंकि ऊपरी तौर पर वो कितना ही नार कर रहा हो मगर अंदरूनी तौर पर वो चाहता है कि तुम उसे एतबार दिलाओ वापस। आप ये इतना भरोसे से कैसे कह सकते हैं? क्योंकि मोहब्बत एतबार की मोहताज नहीं। वो मोहब्बत करता है तभी तो करीब आने दे रहा है तुम्हें, वरना करीब ना आने देता। जूनी उसका चेहरा देखने लगी थी। उस खूबसूरत चेहरा शदीद रंजीदा मालूम हुआ था, गोया जैसे वो भी इन तकलीफ़ों से गुजर चुका हो। जूनी, मैंने तुम्हारे लिए कुछ कपड़े निकाल कर रखे हैं, इन्हें ट्राई कर लो। आफिया की मोहब्बत से कहते ही जूनी ने उस कपड़े देखने लगी थी। मैं नहीं पहन सकती ये। उसने कपड़ों को बगौर देखा था। सारे ही कमीज शलवार थे। मगर क्यों? मुकाबिल तेज़ी से उलझकर पूछने लगी थी।
क्योंकि कमीज़ शलवार मेरे लिए सही नहीं है। मैं पैंट शर्ट व कोट इसीलिए पहनती हूँ ताकि किसी को महसूस ना हो कि मैं लड़की हूँ। उसने तो अलग ही नुमाया होगा। वो लचकदार अंदाज में अपनी बात समझाने लगी थी। आफिया की मोहब्बत की कदर करती थी वो, मगर कमीज शलवार नहीं पहन सकती थी। वो अपना हुलिया खुद ही बिगाड़ कर रखती थी। ओ आफिया उसके बाद सोच में पड़ी थी। वो उसे नहीं बता सकती थी कि ये सूट पुराने नहीं हैं, ये सब अमन नए ही लेकर आया है ख़ास उसके लिए। चलो तो फिर मैं तुम्हारी मैं तुम्हें शॉपिंग पर ले चलती हूँ। वहाँ तुम अपनी पसंद की पैंट शर्ट वगैरह जो भी तुम्हें समझ में आए ले लेना, जिसमें तुम कंफर्टेबल फील करो। उसे सजेस्ट किया था। नहीं, इतनी तकलीफ उठाने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें मेरे लिए। जूनी ने साफ इनकार किया था। वो नहीं चाहती थी कि आफिया उसके लिए परेशान हो। इसमें तकलीफ़ की क्या बात है, तुम दोस्त हो मेरी। उसने दिल जोई की नीयत से तेज़ी से कहा था। मगर यार, मैं इन कपड़ों में ही ठीक हूँ, मुझे ज़रूरत नहीं है नए कपड़ों की। मुझे कुछ नहीं सुनना जूनी, मैंने कह दिया ना हम शॉपिंग पर चल रहे हैं, यानी चल रहे हैं। चलो उठो। आफिया ज़बरदस्ती जूनी को शॉपिंग मॉल ले आई थी। वाह जूनी, ये झुमके देखो कितने प्यारे हैं। आफिया की निगाहें एक झुमके पर जाकर अटक गई थी। वाकई प्यारे हैं, चलो अंदर चलकर देखते हैं। जूनी को उस लम्हे अपना आखिरी बार शहरोज़ के साथ शॉपिंग पर आना याद आया था। वो दोनों शॉप के अंदर दाखिल हुई इन झुमकियों को देखने के लिए। जूनी अभी झुमके को देख ही रही थी कि अचानक उसे खुद पर किसी की निगाहें महसूस हुई। उसने सामने की जानिब देखा तो अपनी जगह मंजमंद रह गई। शहरोज़, वो बेसाख्ता ही बड़बड़ाई थी। उसे अपना सांस बंद होता हुआ महसूस हुआ। शहरोज़ की निगाह पहले ही उस पर गई और फिर उसके साथ खड़ी लड़की पर, जो अपने कानों में झुमके लगाते हुए नजर आ रही थी। एक लम्हे के लिए उसे गुमान हुआ जैसे वो कोई ख्वाब में हो। आफिया, उसके होठों पर हल्की सी जज्बश हुई थी। उस अल्फाज कुछ यूं तरतीब पाए। उसे यकीन नहीं आ रहा था अपनी आंखों पर कि ना सिर्फ आफिया जिंदा है बल्कि जूनी के साथ उसके सामने खड़ी ही है उस लम्हे। आफिया को देखने के बाद उसका जहन दोबारा जूनी पर गया ही नहीं, जबकि जूनी को अपने खतरे में होने का सख्त अंदेशा था। उसे लगा शहरोज़ उसे पकड़ने ही आया है। उसे यकीनन के साथ उसके गार्ड्स वगैरह होंगे। ये ख्याल आते ही वो तेज़ी से बदहवासी के आलम में भागी थी। जूनी, ये कहाँ गई? वो अपना झुमका दिखाने के लिए पीछे मुड़ी तो जूनी को ना पाकर परेशान हुई थी। अभी वो इधर उधर देख ही रही थी कि अचानक एक लड़का आकर उसके गले लगा था। वो इतनी गर्मजोशी से लगा था कि उस लड़की को लगा कि उसका सांस रुक गया। ज़िंदगी में पहली बार कोई उसके इतने करीब आया था। उसे तो खौफज़दा होना ही था। तुम जिंदा हो, शुक्र है खुदा का। वो गले से हटकर उसके चेहरे पर अपना हाथ रख बड़ी मोहब्बत में मुसर्रत भरे लहजे में बोला था। दूर हटो, क्या बदतमीज़ी है ये। उसके हाथ पाँव लरज़ रहे थे। खासा झुंझलाकर खुद से दूर हटाया। वो नहीं जानती सामने खड़ा शख्स कौन था और ना ही उसे याद पड़ता था कि उसने कभी उसे देखा हो। आफिया, उसने झुंझलाकर उसे हटाने के बावजूद भी मुकाबिल पर उसका कोई असर नहीं था। वो फिर पहले की तरह नज़दीक आ गया। उसे खुद के फिर करीब आकर छूने की कोशिश करता देख वो भोली सी लड़की फ़ौरन ही 2 कदम पीछे हुई थी। तुम पागल हो क्या? आफिया फ़ौरन ही दूर डर कर बोली थी। क्या हो गया है आफिया? मैं शहरोज़, तुम ऐसा क्यों बिहेव कर रही हो जैसे मुझे जानती ना हो? उसे महसूस हुआ कि आफिया उसे डर रही है। उसे नहीं समझ आया था ऐसा क्यों है, मगर उसे बुरा लग रहा था उससे खुद से डरना। वो उसे डराना नहीं चाहता था। मुझसे दूर हटो, मैं नहीं जानती तुम्हें, वो घबराए हुए लहजे में बोली थी। आफिया, मैं जानता हूँ तुम्हारे साथ क्या हुआ है, मगर यकीन करो मैं भी उन लोगों से इतनी नफरत करता हूँ जितनी तुम करती हो। मेरा उन घटिया लोगों से कोई ताल्लुक़ नहीं। मैं तो खुद वहाँ सिर्फ अपनी माँ के लिए जाता हूँ, वरना मैंने उन लोगों की शक्ल भी देखना पसंद ना करूँ। आफिया का खुद से दूर जाना उसके दिल पर गिरा गुजर रहा था। उसने फ़ौरन ही कलाई थामी। उसके हाथ पकड़कर बोलते ही आफिया उलझकर उसे देखने लगी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोल रहा है। मेरा हाथ छोड़ो, वो इस बार चीखने लगी थी। सर, ये क्या कर रहे हैं आप? हाथ छोड़े मैम का। दुकानदार ने महसूस कर लिया था कि वो लड़का उस लड़की के साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश कर रहा है। वो फ़ौरन ही बीच में आकर आफिया का हाथ शहरोज़ के हाथ से छुड़ाने की कोशिश करने लगा। उस दुकानदार के बीच में आते ही शहरोज़ की आंखें बदल गईं। उनमें मानो ज्वालामुखी फट पड़ी हो। एक बार खो चुका था वो अपनी मोहब्बत को, दोबारा नहीं खो सकता था, और ना ही इस बार वो किसी को अपने और आफिया के दरमियान आने देने वाला था। दूर हट, उसने ऐसे फेंका जैसे दुकानदार को, जैसे वो आदमी नहीं कोई गुड्डा हो। आफिया ये मंजर देख मज़ीद खौफज़दा हुई थी। ये तो वाकई पागल है। उसने भागना चाहा मगर शहरोज़ ने उसे फ़ौरन ही पकड़ लिया था। क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे। खासा झुंझलाकर अपनी कलाई उसकी पकड़ से आज़ाद कराने की कोशिश की। आफिया, मैं शहरोज़। वो देख सकता था आफिया के चेहरे पर उभरे हुए खौफ के तासुरात को। उसने बड़ी नरमी से कहा था, जैसे अपना आप याद दिलाने की कोशिश कर रहा हो। मैं तुम्हें नहीं जानती, प्लीज़ छोड़ो मुझे। वो झुंझलाकर कहते खुद को छुड़ाने की कोशिश चाह में कलाई मरोड़ने लगी थी ताकि उसकी पकड़ आज़ाद हो सके।
ठीक है, रिलैक्स, मैं कुछ नहीं कर रहा तुम्हारे साथ। तुम मुझे नहीं जानती ना? उसके पूछते ही आफिया ने फ़ौरन नफ़ी में सर हिलाया था। नहीं। तो अब जान लो, मेरा नाम शहरोज़ बख्श चौधरी है, एहसन बख्श का बेटा। उसने अपना तारुफ बड़ी नरमी से करवाया था, मगर कलाई अब भी न छोड़ी थी। तुम जो कोई भी हो, मेरा हाथ छोड़ो। बहुत हो गया तेरा, समझ नहीं आ रहा तुझे? हाथ छोड़ लड़की का, वरना मैं अब पुलिस को कॉल कर दूंगा। वो दुकानदार और दो बीच में आया था। उसके इस बार गुस्से में शहरोज़ का कॉलर पकड़ते हुए दहाड़ा था, साथ साथ पुलिस की धमकी भी दी थी। उसकी धमकी सुन शहरोज़ के दिमाग की रगें तन गई थी। जिसको चाहे कॉल कर जा। वो कहाँ इस धमकी की खातिर में लाने वाला था। लापरवाही से उसे कहकर वापस आफिया की जानिब मतवज्जा हुआ, जो उसे बहुत डर रही थी, डरी सहमी नजर आ रही थी। यहाँ बात करने में मुश्किल हो रही है, चलो मेरे साथ चलो, हम आराम से बैठकर बात करते हैं। उसने नरमी से कहकर उसका हाथ खींच अपने साथ ले जाने की नीयत से। मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाऊंगी, छोड़ो मुझे। आफिया बेबसी से एहतजाजन चीखी थी, साथ साथ अपनी पूरी जान से अपना हाथ उससे छुड़ाने की कोशिश करने लगी। वो उसे खींचते हुए बाहर ले आया था, उसे ज़बरदस्ती गाड़ी में बैठाकर गाड़ी स्टार्ट की। उसका कोई इरादा नहीं था आफिया को जाने देने का। वो नौजवान बखूबी जानता था कि आफिया अमन की कनीज़ है, मगर किसे परवाह थी। वो अमन को अपनी मोहब्बत देने वाला था, चाहे कुछ भी हो जाए। अपनी मोहब्बत नहीं देने वाला था, चाहे कुछ भी हो जाए। आफिया के लाख एहतजाज के बावजूद भी वो उसे छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। वहीं दूसरी जानिब सॉरी, मैंने देखा वो अपने मॉल आज विजिट पर आया हुआ था। उसके गार्ड्स उसके पीछे पीछे चल रहे थे कि अचानक उसकी टक्कर सामने से आती हुई किसी लड़के से हुई थी। उसने मौजरत करते हुए जैसे ही नजरें उठाई, जैसे लगा वक्त थम गया हो। मरियम। वो बस उसे देखता रहा, यकीन करने की कोशिश करता रहा कि वाकई आज वो लड़की उसके सामने खड़ी है, जिसे वो 2 सालों से पागलों की तरह ढूंढ रहा है। जबकि मुकाबिल की आंखें पहले हैरत से फैली उसे देखते ही, मगर अगले ही लम्हे उसे बेतासुर हो गई थी, जैसे उसे जानती ही ना हो। उसकी बेतासुर आंखें आलियान के दिल को लगी थीं। लगा जैसे पुराने जख्म पर फिर से किसी ने खंजर घोंप दिया हो। मरियम मी। अभी वो मजीद कुछ कहता, इससे कबल ही मरियम तेज़ी से उसके पास से गुजर गई थी। वो मुड़ा तो मरियम एक नौजवान के साथ खड़ी थी। आलियान ने देखा कि मरियम उसके सामने ही उस नौजवान का बाजू पकड़कर मरियम उसके अचानक अमल पर शामिर ने चौंक कर पहले उसे और फिर सामने खड़े लड़के को देखा, जिसकी निगाहें अभी भी मरियम पर टिकी थीं। उसका देखने का अंदाज बहुत अलग था, जिसे शामिर तक महसूस कर रहा था। मरियम, कौन है ये? शामिर ने निहायत रूपदार अंदाज में पूछा था। इससे पहले कि आलियान कुछ कह पाता, वो तेज़ी से बोली, पता नहीं, मैं नहीं जानती। इस लड़की का सपाट लहजा आलियान को अपना दिल तोड़ता हुआ मालूम हुआ था। लगा जैसे गहरी ज़रब पड़ी हो दिल पर। ठीक है, चलो वाइफी। शामिर ने मौके की नज़ाकत को समझ उसकी कमर के गिर्द अपने हाथ हायल किए थे, नरमी से कहा, मरियम, मुझे तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। उसे जाता देख आलियान तेज़ी से आगे आकर रास्ता रोक गया था। मगर मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी आलियान, मुकाबिल ने सर्द महरी से जवाब दिया था। प्लीज़ मरियम। आलियान किसी सूरत उसे छोड़ने के लिए तैयार नहीं था जब तक अपनी बात ना कह ले। मुझे माफ़ कर दो, आई एम सॉरी। मुझे नहीं पता था कि अम्मी ने तुम्हारा निकाहनामा छुपा दिया है। मुझे बाद में ये बात पता चली। आलियान का चेहरा सुर्ख पड़ रहा था। इन आँखें लहू रंग के इस लम्हे उसकी हालत ऐसी थी जैसे जान निकल रही हो उसकी। आलियान, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, इसीलिए रास्ता छोड़ो मेरा। मरियम दो टूक अंदाज व सख्त लहजे में गोया हुई थी। जब यकीन करने का वक्त था तब उसने ना किया। फिर अब माफ़ी मांगने का क्या फ़ायदा? कौन सा उसकी माफ़ी से कुछ बदल सकता था? मरियम प्लीज़। अभी आलियान मजीद कुछ कह पाता, इससे पहले ही शामिर ने उसके कंधे पर ज़ोरदार हाथ मारकर दूर धकेला था। दूर हो मेरी वाइफी से, बहुत शराफत से कह रहा हूँ। शामिर के दिमाग की रगें तन गई थी। वो एक एक लफ्ज़ चबा चबा कर वार्निंग अमीज़ लहजे में बोला था। वाइफ, तुमने वाकई शादी कर ली है? आलियान को जैसे यकीन ना आया हो, वो मरियम से मुखातिब होकर बेयकीनी से पूछने लगा। बिल्कुल, तो तुम क्या समझते थे? मुझसे कोई शादी नहीं करेगा? अगर तुम नहीं करोगे तो? मरियम दांत पीसते हुए बोली थी। बहुत गुस्सा दराया था उसके लहजे में, गोया आज तक उसने जितनी तकलीफ बर्दाश्त की है उसके नज़दीक उन सब का जिम्मेदार आलियान हो। फ़िलहाल मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। ख्वामुखा का सीन क्रिएट मत करो। मैं अब शादीशुदा हूँ और एक बहुत खुशहाल ज़िंदगी गुजार रही हूँ। मरियम खासा जताते हुए कहकर शामिर का हाथ पकड़कर उसके बराबर से गुजरकर चली गई थी। शामिर ने माना कुछ न पूछा, मगर बहुत सवालात थे उसके जहन में। वही आलियान खुद को बिखरता हुआ महसूस कर रहा था। मरियम ने शादी कर ली? वो किसी और की हो चुकी है अब। वो उसकी एक माफ़ी का तलबगार ही रह गया, उसका मुंतज़र ही रह गया। कितने ही ख्वाब थे आंखों में, जिन्हें वो लम्हा भर में चकनाचूर होते पा रहा था। लम्हा भर में यूँ महसूस हुआ जैसे बहुत थक गया हो, जैसे चलने की ताकत ना बची हो जिस्म में।
अपना हर कदम बहुत भारी महसूस हुआ था उसे। वो यूं ही थके हारे कदम लेकर सामने से एक लड़की तेजी से आकर उसे टकराई और वो अपना बैलेंस बरकरार ना रख सका और वो दोनों ही ज़मीन बोस हुए। आलियान, आलियान, आंखें खोलो आलियान। जूनी पीछे की जानिब देख कर भाग रही थी, इसीलिए उसे आगे से आलियान आता नजर न आया। टकराव के बाद अगले ही लम्हे खुद को एक कुशादा सीने पर मुंह के बल गिरा पाया था। उसके होठ सफ़ेद शर्ट से मिस हुए थे। खुद को संभालती जैसे ही उठी वो उसे महसूस किया आलियान हरकत नहीं कर रहा है। आलियान के गार्ड्स फ़ौरन ही उसे उठाने के लिए आए थे। एक लम्हे के लिए उसने आंखें खोली तो वो कार में थे। जूनी का फिक्रमंद चेहरा देख वो फिर आंखें मूंद गया, क्योंकि ये वो चेहरा नहीं था जिसे वो देखने की आरजू रखता था इस लम्हे। आलियान, आलियान, वो बार बार उसके चेहरे पर थपकती रही कि मगर वो हसीन नौजवान होश में न आया था। मरियम की शादी कर लेना उसके लिए इतना गहरा सदमा था कि वो बर्दाश्त नहीं कर पाया। वो 2 साल से इसी उम्मीद में जी रहा था कि मरियम को ढूंढ लेगा और एक दिन उससे माफ़ी भी मांगेगा अपने किए गुनाह और उससे उसके बच्चे को अपना लेगा, अपनी मोहब्बत को फिर पालेगा। मगर आज सारी उम्मीदें मानो दम तोड़ गई थीं। आगे का नावल कंटिन्यू रहेगा। उम्मीद है आपको ये नावल पसंद आ रहा होगा। अगर पसंद आ रहा हो तो लाइक कीजिएगा और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।